welcome to this live session. And yes, this is a live session which is exclusively created for the CMA intermediate students, and the entire CMA study mat of the Institute of Cost Accountants of India will be covered in this particular live lectures. और जी हाँ, इन लाइव लेक्चर्स की खासियत ये है, ये एक्सक्लूसिवली CMA स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं। इनमें CMA स्टडी मैट पूरा का पूरा हम कवर करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड। सारा CMA स्टडी मैट कवर होगा और CMA के कोर्स करिकुलम के हिसाब से हम लोग अपना पूरा कोर्स कवर करेंगे। यस गाइस, रेडी टू फाइट? यस, Anirudh says so, we are ready to fight. Absolutely. Drishya is also ready, sir. Great, great, great. All right. आज हमें शुरू करना है अपना हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में इनकम टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सिलेबस में है वो है 5 हेड्स ऑफ इनकम। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने समझा था कि हमारी जो इनकम है उसको 5 पार्ट्स में हमें बाइफिकेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाना पड़ता है। वो 5 पार्ट क्या हैं? वो 5 पार्ट हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको अपनी सारी इनकम को इन 5 पार्ट में कैटेगराइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाना होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आप लोगों ने मुझे दिया था। मैंने आपसे सवाल पूछा था, सर ये बाइफिकेट करने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम सारी की सारी इनकम को इकट्ठा एक्यूमुलेट कर लें, उस पर टैक्स का रेट लगाएं और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दें। ये बाइफिकेट करने का क्या लॉजिक है कि हमें अलग अलग बताना पड़ेगा कि सैलरी इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी, अलग अलग बताने की सर क्या जरूरत है? क्यों ना हम इकट्ठा सारी की सारी इनकम को डिस्क्लोज कर दें। भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक हेड ऑफ इनकम में अलग टैक्स रेट होता है, हर एक हेड ऑफ इनकम में अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग अलग एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो अगर तुमने 2 हेड्स को मिक्स कर दिया, 2 हेड्स की इनकम को मिक्स कर दिया, तो हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो हम मिक्स नहीं कर सकते। आपको जितने सोर्सेज की आपकी इनकम है, कई के लोग 3 सोर्सेज से इनकम कमाते हैं, भाई अलग अलग हेड से इनकम कमाते हैं। वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कमा रहे होते हैं, कैपिटल गेन की भी कमा रहे होते हैं, सैलरी की भी कमा रहे होते हैं, 2-3 सोर्सेज से कमा रहे होते हैं। ठीक है, आप अपनी इनकम को बाइफिकेट करो और बाइफिकेट करके आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस पर टैक्स का रेट लगाओ और एप्लीकेबल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दो। दैट इज द सिंपल थिंग दैट यू नीड टू डू इन योर इनकम टैक्स फाइल। ठीक है, आज जो हम हेड शुरू करने जा रहे हैं, आपके इनकम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका सेक्शन होता है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको सेक्शन नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सेक्शन अगर ब्रॉडली आपको याद रह जाए 5 हेड के, जो मैं याद करवा दूंगा 1 सेकंड में, तो अगर ब्रॉडली आपको 5 हेड के सेक्शन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर आप नहीं भी याद रखोगे सेक्शन नंबर, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला इसका सेक्शन नंबर बता दो। ठीक है, खैर सैलरी चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका सेक्शन नंबर है 15 से 17। और यहाँ पर भाई हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे, यहाँ पर इस वाले चार्ट में मैंने उन सब कंटेंट्स को समराइज कर दिया है, हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं अपने पूरे के पूरे सैलरी चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हम जानेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है। सैलरी चैप्टर में बहुत ज्यादा अहम वर्ड है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसकी अहमियत क्या है सैलरी चैप्टर में, हम ये चीज जानेंगे और हम स्टार्ट इसी से करेंगे। फिर हम सैलरी की डेफिनेशन जानेंगे, सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग होती हैं, क्या क्या चीजें सैलरी में ऐड करते हो आप टैक्सेबल सैलरी अपनी निकालने के लिए। गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करते हो उसमें क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, हम वो डेफिनेशन जानेंगे सैलरी की। फिर हम जानेंगे ये अलाउंसेस क्या होते हैं। देखो अब मैं नई नई टर्मिनोलॉजी आपको यूज कर रहा हूं, ठीक है, नई नई टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ करवा रहा हूं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है अलाउंसेस। ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसका क्या करना है, ये सैलरी होती है या नहीं होती, ये सब चीजें हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे अलाउंसेस। तो हम अलाउंसेस डिटेल में पढ़ेंगे, भाई आखिरकार अलाउंसेस होते क्या हैं, टैक्सेबल कौन से होते हैं, एग्जेम्प्ट कौन से होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर इससे अगला पोर्शन होगा परक्विजिट्स। अगेन एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगला वर्ड है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट्स? परक्विजिट्स का मतलब क्या है, परक्विजिट का बेनिफिट क्या है, सैलरी चैप्टर में इसका क्या रोल होता है, हम कहां सैलरी में परक्विजिट को ऐड करते हैं, ये कैसे मिलता है किसी भी एम्प्लॉई को, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परक्विजिट्स का सेक्शन। और जो लास्ट हम लोग सैलरी में अपना एलिमेंट पढ़ेंगे, जो लास्ट बात सैलरी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इनका महत्व क्या होता है, इनका यूज क्या होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, वो सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और फाइनली अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और, विच आर द डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी।
सैलरी में किस किस तरह की डिडक्शंस होती हैं, किस किस तरह के खर्चों का हम परमिट करते हैं कि आपको हम माइनस करने की परमिशन देंगे डिडक्शन की इनकम में से, वो डिडक्शंस किस किस तरह की होंगी, हम ये चीज पढ़ेंगे। तो सैलरी का जो पूरा चैप्टर है वो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं सैलरी के चैप्टर के, और इन पार्ट्स से लेकर मैं आपको पूरा सैलरी का चैप्टर इन पार्ट से गो थ्रू करते हुए लेकर जाऊंगा। मैंने आपको बताया सैलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम स्टैंड पॉइंट से, तो बहुत अच्छे से पढ़ना और इसके चार्ट्स खासकर बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। एक एक चार्ट ढंग से बनाना और एक एक चार्ट आपके रजिस्टर में बना होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं, बच्चे एरर बहुत करते हैं चार्ट्स को बनाने में, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भाई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए चार्ट्स बनाने में, तो चार्ट्स अपने रजिस्टर में जरूर बनाना इस वाले चैप्टर के। और इसका ही क्यों, आपको हर चैप्टर के चार्ट्स बनाने हैं अपने रजिस्टर में, ये तो भाई मैं बार बार बात बोलूंगा, 1000 बार आप ये बात को इग्नोर करोगे, मैं 1000 बार बात बोलूंगा, ठीक है। आपको बार बार ये बात बोलनी ही बोलनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, मेरी ये बात माननी पड़ेगी, चार्ट्स आपके रजिस्टर में जरूर होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर ऑन इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम ऑफ सैलरीज क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है इसकी इनकम, इसके अंदर क्या क्या चीजों को ऐड किया जाता है, हम वो सब पढ़ने अब जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, सर ये इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम सैलरी, हम कौन कौन सी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी में लेकर जाते हैं, सैलरी इनकम होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सैलरी। हाँ सर, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक ब्रॉड सा बता दिया था, एम्प्लॉयर से जो हमें मिलता है वो सैलरी होता है, एम्प्लॉयर से जो हमें मिलता है वो सैलरी होता है, ठीक है। जब आप जॉब करते हो तो जो आपको इनकम मिलती है वो आपने एक ब्रॉड लेवल पे बता दिया था, बट आज हम एकदम डीप डाइव करने वाले हैं, समुद्र के गोते खाने वाले हैं, इस समुद्र का नाम है सैलरी इनकम, और इस समुद्र में गोते खाते हुए हम लोग इतना डीप जाने वाले हैं, इतना समुद्र के अंदर तक जाने वाले हैं, बस तुम्हें डूबने से बचा लूंगा, डूबते डूबते तुम्हें बाहर ले आऊंगा, लेकिन समुद्र की पूरी सैर करवा के लाऊंगा। सैलरी इनकम जितना बड़ा चैप्टर है उसको उतना ही एफिशिएंटली हम लोग खत्म करने वाले हैं। ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। सैलरी मीन्स जो भी बेनिफिट्स, जो भी पैसा, जो भी इनकम आप कमाते हो ओइंग टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच में जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है तब जो मनी का ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है सैलरी। सर ये क्या होता है एम्प्लॉयर, क्या होता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में क्या फर्क होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है कैसे पता लगता है इन दोनों के बीच में, दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, जरा ये तो बताइए। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे पता लगेगा कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप दर्शाता है सिर्फ एक चीज को, वो है गुलामी। जी हाँ, गुलामी, जिसे कहते हैं बाउंड टू वर्क। एक अगर सभ्य भाषा में बोलूं तो वह है बाउंड टू वर्क। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर बाउंड टू वर्क होता है कि उसे दूसरे आदमी की इंस्ट्रक्शन माननी ही माननी पड़ेंगी, उसे दूसरे आदमी का कहा मानना ही मानना पड़ेगा, उसे कहते हैं बाउंड टू वर्क, और तब वो दो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में माने जाते हैं। इसका एक और नाम होता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ठीक है। तो दो लोग जब आपस में एक ऐसे रिश्ते में बंधे होते हैं, कौन सा रिश्ता है भाई, वो है रिश्ता मास्टर और स्लेव का, मतलब एक गुलाम का और मालिक का, मतलब मालिक को जो भी बात मालिक कहे वो आपको माननी ही माननी पड़ेगी, तो आप किस रिलेशनशिप में कहलाओगे, आप कहलाओगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देखो इसमें कुछ लूज टर्म्स हमने यूज करे हैं, ठीक है, गुलाम मालिक स्लेव, कुछ लूज टर्म्स यूज करे हैं, लेकिन देखो अभी मैं आपको लॉ समझा रहा हूं, ठीक है, इसे हार्ड से दिल से मत लगा लेना, अरे सर हम गुलाम थोड़ी हैं, अरे सर हम स्लेव थोड़ी हैं, इसे दिल से मत लगा लेना। अभी आप टेक्निकली कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है। आज के जमाने में कोई गुलाम नहीं होता, कोई किसी का स्लेव नहीं होता, कोई किसी पे अत्याचार नहीं करता आज के जमाने में, लेकिन हम एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाना, इमोशनल मत हो जाना, अपने इमोशंस बाहर जाहिर करने शुरू मत कर देना, क्योंकि मुझे अभी पता है अभी चैट बॉक्स में ना इमोजीज आने शुरू हो जाएंगे, इमोशनल आप चैट करना शुरू कर दोगे। इमोशनल मत होना भाई, भावुक मत होना। दो लोग जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होते हैं, इसका मतलब यह है कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन की सारी बातें मानेगा, जिस तरह के भी काम उसे करने के लिए दिए जाएंगे वो सारे के सारे काम करेगा, और तब उसे जो पेमेंट मिलेगी उस पेमेंट का नाम होगा सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम का जो परिचायक होता है वो होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जब होता है तो वो परिचायक होता है सैलरी का। तो जो वर्ड है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बाउंड टू वर्क। बाउंड टू वर्क, भाई आप मजबूर हो कि आप दूसरे आदमी की बात सुनोगे ही सुनोगे, यू आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन इंस्ट्रक्शन।
दूसरा पर्सन जो आपको बोलेगा आपको वो माननी ही माननी पड़ेगी, आप उसकी बात की अवहेलना नहीं कर सकते। अब भाई मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? एग्जांपल से हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल सर, ठीक है? मैं कौन हूं? चैट बॉक्स में लिख दो जरा, मैं कौन हूं? मैं हूं निखिल सर, जरा चैट बॉक्स में लिख दो, मैं हूं निखिल सर, ठीक है? और आप सब हो मेरे स्टूडेंट। मैं हूं निखिल सर, आप सब हो मेरे स्टूडेंट, ठीक है? चलो भाई अब मुझे एक बात बता दो, मैंने आपसे बोला कि आपको ये चार्ट्स अपने रजिस्टर में बनाने ही बनाने हैं। आप ये चार्ट्स बनाओ ही बनाओ अपने रजिस्टर में, मैंने आपको ऑर्डर दिया। और कई सारे बच्चों ने कहा एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया, मेरी बात ही नहीं मानी। स्टूडेंट्स ने कहा अरे सर छोड़ो, हम कर लेंगे, हमें जो करना होगा, आप आगे पढ़ाओ, ठीक है? तो अब मुझे ये बता दो, क्या आपके और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? क्या आपके और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, हाँ या ना, जरा बता दो। अगर मैं हम दोनों की बात करता हूं, आपकी और मेरी बात करता हूं, क्या हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? और याद रखना कई स्टूडेंट्स अच्छे शरीफ बच्चे होते हैं, वो ऐसा भी कहेंगे हाँ सर आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे सर, ऐसा भी कई बच्चे होते हैं, है ना? लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि क्या हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? आपके और मेरे बीच में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। आपके और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। आंसर है नहीं भाई, आपके और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। हम दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। आपके और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ योर ओन बेनिफिट ये चार्ट्स डेफिनेटली अपने रजिस्टर में बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन आपको मैं कभी भी मजबूर नहीं कर सकता, मैं आपके सर पे खड़े होके ये आपको मजबूर नहीं कर सकता कि नहीं भाई ये चार्ट अपने रजिस्टर में बनाओ ही बनाओ, ऐसा मैं मजबूर नहीं कर सकता। यू आर नॉट बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दूं वो आप पे बाध्य नहीं है, आपको बंधक नहीं बना सकता, मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है वो है स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने के लिए क्या खास बात होती है? खास बात ये होती है यू आर बाउंड टू वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अदर पर्सन। अदर पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे आप बाउंड टू वर्क होते हो, आपको वर्क करना है अदर पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे, तो आप कहलाते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में बाध्य, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आप बंधे हुए होते हो अगर आप बाउंड टू वर्क हो ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अदर पर्सन। तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है भाई। चलो अब आ जाते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है? आप और आपके पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, भाई मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वॉल्यूम तो सही आ रही है, मेरी वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि मेरी तरफ से तो मैक्सिमम वॉल्यूम है, मेरी तरफ से वॉल्यूम जो है वो एकदम मैक्सिमम है। किसी को अगर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, ठीक है? चलो भाई अब आ जाते हैं आपका और आपके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, आपका और आपके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, आप उनकी सारी बातें मानते हो, अपने पेरेंट्स की आप सारी बातें मानते हो, ठीक है? यू आर बाउंड टू वर्क अंडर देयर इंस्ट्रक्शन। अब मुझे बता दो, क्या आप और आपके पेरेंट्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? क्वेश्चन इज क्या आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में चैट बॉक्स में बता दो, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में? क्योंकि उनकी बातें तो मानना जरूरी है ना, यू आर बाउंड टू वर्क अंडर देयर इंस्ट्रक्शन, उनकी बातें तो मानना जरूरी है ना? बता दो पेरेंट्स के बीच में है क्या? आंसर इज नो। वेरी गुड विवेक शाह, वेरी गुड। नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माय पेरेंट्स। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फादर आपको मंथली आपकी पॉकेट मनी भी देते हैं, ठीक है, तो वो सैलरी इनकम नहीं है भाई आपकी। कभी कहो जी वो मेरी सैलरी इनकम है, नहीं नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ना। आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी बातें मानते हो, वो जो आप लोगों के बीच में रिश्ता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, उनकी वजह से आप उनकी बात मानते हो। आप बाउंड नहीं हो उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए। और ये तो एक देश का संविधान है जो कहता है 18 से कम वर्ष का जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। इस वजह से आप उनकी थोड़ी बहुत बात मानते हो। 18 के होने के बाद तो आप ऐसे ही उनकी बात नहीं मानते कुछ। तो क्या वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? आंसर इज नो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहाँ होता है? वहां होता है जहां पर आप बाध्य होते हो किसी और की बात मानने के लिए। देयर वी हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। उसका परिचायक क्या है? उसका परिचायक है यू आर बाउंड टू वर्क अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ अनदर पर्सन विच इज नोन एज द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो वहां पर हम सैलरी इनकम बोलते हैं उस वाली चीज को। ठीक है, चलो भाई, अब आना जरा अगले एस्पेक्ट पे। ठीक है, अब आना जरा अगले एस्पेक्ट पे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरा ध्यान से सुनना अगला एस्पेक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर्विस के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है वो सैलरी इनकम के अंतर्गत आता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है वो सैलरी इनकम नहीं माना जाता। मैं आपको दोनों में बताता हूं डिफरेंस। ठीक है, मैं आपको दोनों में बताता हूं डिफरेंस। चलो भाई सुनना जरा। भाई विवेक शाह है, एक हमारा स्टूडेंट है विवेक शाह। ठीक है, जो विवेक शाह हमारा स्टूडेंट है वो मैंने उसको अप्रोच किया। मैंने कहा विवेक शाह सुनो भाई, तुम्हारा बताना सीएमए का इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट कब है, ग्रुप 1 का? उसने कहा सर अगले साल जून में। मैंने कहा अरे अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुम ऐसा करो, तुम मेरे ऑफिस को कल से ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मेरे ऑफिस ज्वाइन करो और मैं तुम्हें कुछ एडिटिंग वर्क बताऊंगा, वो एडिटिंग वर्क तुम मेरे ऑफिस में आके करना। विवेक शाह ने कहा ठीक है सर, मेरा टाइम पास का टाइम पास हो जाएगा और पॉकेट मनी मिल जाएगी। सर ये बता दीजिए आप मंथली मुझे कितना अमाउंट देंगे? मैंने विवेक शाह को बोला मैं मंथली तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा। तुम्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरे ऑफिस में ही रहना है, और मैं जितने काम तुमसे करवा सकता हूं मैं सब काम तुमसे करवाऊंगा। तुम्हें मेरे से काम करने हैं सारे के सारे। तुम्हें जब भी छुट्टी चाहिए मेरे से मांगो छुट्टी, मैं छुट्टी दूंगा तुम्हें। तुम छुट्टी लेके अपना छुट्टी ले सकते हो जब तुम्हें चाहिए, इतनी छुट्टियां तुम्हें अलाउड होंगी। बाकी तुम्हें सारी बातें मेरी माननी पड़ेंगी, जितनी भी बातें मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। सुबह 10 बजे शार्प मेरे ऑफिस में आ जाना, शाम को 6 बजे तक छुट्टी कर लेना, आधा घंटे का लंच ब्रेक होगा, उसके आगे पीछे मैं जो काम बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, तुम बाध्य होगे, और तुम्हें मंथली मैं 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दूंगा। ये मैंने प्रपोजल रखा विवेक शाह के आगे। विवेक शाह ने बात एक्सेप्ट कर ली। विवेक शाह ने कहा ठीक है सर, अगले साल जून में पेपर है सर। अरे सर अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो सर कोई नहीं, महीना 2 महीना मैं आपके यहाँ काम कर लूंगा। अब तुम लोगों को मुझे बताना है कि क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है? हाँ या ना बता दो। अरे बड़े ध्यान से लिखना भाई, ठीक है, सोच समझ के लिखना जो भी मैं पूछ रहा हूं, मैं फंसाऊंगा क्योंकि आपको। हाँ बताओ, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है? यस, विवेक शाह ने खुद ही बोल दिया यस सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। वेरी गुड विवेक शाह, वेरी गुड। तो है क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? हाँ जी हाँ, ये है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वेरी वेरी गुड। और किसी का जवाब नहीं आया? हाँ, अनिरुद्ध का आ गया, जानवी का आ गया, रूपक का आ गया, रिम्पी का आ गया, शुभदीप का आ गया, अंकिता का आ गया, केशव का आ गया, दृश्या का आ गया, सबका आ गया जवाब। वेरी गुड, है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी। वेरी गुड, श्रवणी का आ गया। वेरी गुड, सुपर। यस गाइज, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। जो मैंने विवेक शाह को ऑफर दिया ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पक्का है, क्योंकि विवेक शाह एक फिक्स टाइम पे मेरे ऑफिस आएगा और उसके बाद मेरे अंडर काम करेगा। मैं उसे जो काम करने के लिए कहूंगा, मैं उसे एडिटिंग करने के लिए कहूंगा, मैं उसे टाइपिंग करने के लिए कहूंगा, मैं उसे एक्सेल पे काम करने के लिए कहूंगा, मैं उसे कोई भी ऑफिस वर्क दूंगा वो उसे करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी, वो मना नहीं कर सकता। सो दिस इज डेफिनेटली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब सुनना, विवेक शाह ने मेरे को एक काउंटर ऑफर दिया। विवेक शाह ने कहा नहीं नहीं सर, मैं ना इन टर्म्स पे काम नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है जो आप बोल रहे हो ना। नहीं नहीं सर, ये सुबह एक तो मैं 12 बजे तो मैं सर सो के उठता हूँ, है ना, कहाँ से मैं 10 बजे आपके ऑफिस आ जाऊंगा? सर अभी तो एग्जाम क्लियर करके आया हूँ, है ना, थोड़ी जिंदगी भी जीनी है मुझे, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जिंदगी भी तो जीनी है ना। अब अगर मैं ऐसे ही ऑफिसों के चक्कर काटता रहूंगा, अपनी पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद कर दूंगा, सर कहाँ मेरे को एंजॉय करने का टाइम मिलेगा ना। मैं 12 बजे तो सर मैं सो के उठता हूँ, 10 बजे सर आपके ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। और सर शाम के समय तो मुझे उनसे मिलने जाना होता है ना, उनसे मिलने जाना होता है ना। तो सर 6 बजे आपके ऑफिस से निकलूंगा तो कहाँ टाइम मिलेगा उनसे मिलने का? उनसे भी तो मिलना होता है रोज शाम को। तो सर नहीं, ये 10 से 6 वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पसंद। सर आप एक काम करो, ठीक है, आप मुझको जो भी आपको काम करवाना है वो ईमेल पे दे दो, कि मेरी अपनी मर्जी होगी मैं किस समय से करूं। मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपको करके दे दूंगा, ये बात मेरी गारंटी हो गया। मैं 2 दिन के अंदर वो बात आपको करके दे दूंगा, काम आपको करके दे दूंगा, लेकिन मैं आपके अंडर बाध्य नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं आपके अंदर बाउंड नहीं होऊंगा। आप मुझे बताओ 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, नहीं ये सब बातें नहीं सर। आप मुझे काम बता दो, काम, ठीक है, ये काम करना है विवेक, ये काम करना है, आप मुझे काम बता दो बस, ठीक है, सर्विस मैं आपको दूंगा, काम बता दो बस।
फिर मेरी मर्जी होगी मैं उसे कितने बजे करूं, कैसे करूं, अपने साथ कोई बंदा जोड़ूं, क्या कोई और काम करूं, वो सब मेरी हेडेक होगी। सर मैं आपको काम करके विद इन 2 days दे दूंगा और आप हर काम के बेसिस पे मुझे पैसे दे देना। तो विवेक ने ये काउंटर ऑफर किया मुझको। विवेक ने जब ये काउंटर ऑफर मुझको दिया, अब मेरे मन में एक सवाल उठा कि अब जो विवेक को मैं पेमेंट करूंगा वो सैलरी होगी या नहीं होगी। अब जो नया रिलेशनशिप विवेक और मेरे बीच में बनेगा, क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। जो नया रिलेशनशिप मेरा और विवेक के बीच में बना, चैट बॉक्स में तुम्हारा मैं जवाब चाहता हूं कि जो नया रिलेशनशिप है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या अब की बार वाला रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। अरे वाह अनिरुद्ध, वेरी गुड आंसर। बाउंड टू वर्क नहीं है। तान्या ने देखो क्या सही एकदम चीज पकड़ी। बाउंड टू वर्क नहीं है इस बार। नो सर नहीं होगा। जानवी कह रही नो सर नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, बिकॉज बाउंड टू वर्क नहीं है। वेरी गुड जानवी, बाउंड टू वर्क नहीं है। नो सर दिस इज नॉट। वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। विवेक शाह कह रहे हैं नहीं होगा सर। ऋत्रिश्री नहीं होगा सर। रिम्पी नो। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ठीक है, पक्का भाई अब की बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि बाउंड टू वर्क नहीं है। जहां बाउंड टू वर्क नहीं है वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, जो सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और ये सैलरी के अंदर नहीं क्लब होता। और जो पहले वाला रिश्ता था वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है कि जहां मैं विवेक को बाध्य कर लूंगा 10 बजे ही आना है, 6 बजे ही जाना है, जहां मैंने बाउंडेशन लगा दी विवेक पे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट, वो मेरे यहाँ आके सर्विस करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये है सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट। अपनी मनमर्जी से करेगा जो भी सर्विसेज देनी होंगी, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और ये भाई सैलरी के हेड में नहीं आता, ये सैलरी की इनकम नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है वहां सैलरी की इनकम नहीं आती, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है वहां सैलरी की डेफिनेशन में आता है, और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। करेक्ट, नो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। वेरी गुड, नो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। वेरी वेरी गुड। ठीक है भाई, अब जरा बताओ चैट बॉक्स में, जरा बताओ, थम्स अप कर दो अगर ये दोनों समझ में आए तो। थम्स अप कर दो अगर ये दोनों समझ में आए तो। अगर ये दोनों समझ में आए तो थम्स अप कर दो। ठीक है, थम्स अप डाल दो जरा अगर समझ में आए तो। और एक ही एग्जाम्पल है जो अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल, विवेक शाह joins Nikhil education at a monthly salary of rupees 10,000. He is expected to work from 10 a.m. to 6 p.m. daily in the office. Will it qualify as employer employee relationship? Question है, will it qualify as employer employee relationship? जरा रजिस्टर में ये आंसर, ये क्वेश्चन पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन पूरा लिखना है रजिस्टर में, ठीक है।
चलो ये ए पार्ट, यह बी पार्ट. विल योर आंसर चेंज? Will your answer change if Vivek is not bound by the office he works at his own will? He works at his own will and completes the work and receives remuneration accordingly. And receives remuneration accordingly. दूसरा पार्ट है भाई, will his answer change? क्या उसका आंसर चेंज हो जाएगा अगर वो he is not bound by office, वो बाउंड नहीं है ऑफिस से, ठीक है, ऑफिस से बाउंड नहीं है, क्या उसका आंसर चेंज हो जाएगा अगर वो ऑफिस से बाउंड नहीं है और वो कोई फाउंडेशन में नहीं है? जब वो चाहता है काम करता है, जब वो चाहता है काम नहीं करता, और जब वो चाहे आराम से आता है जाता है. वेरी गुड, विवेक शाह ने आंसर भी टाइप करके भेज दिया. चलो भाई लिखो, आंसर लिखो, ए पार्ट का आंसर लिखो पहले. यस इट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. यस इट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिकॉज, yes it is employer employee relationship because Vivek is bound by his employer. Vivek is bound by his employer. This is a contract of service. This is a contract of service. ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. देखो लाइक नहीं किया ना तुम लोगों ने, लाइक नहीं करते हो स्ट्रीम को, लाइक करो जरा. कितने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है लेकिन लाइक्स आधे भी नहीं है. चलो सब स्टूडेंट्स लाइक करो, वरना मैं बी पार्ट का आंसर ही नहीं बता रहा. मैं बी पार्ट का आंसर ही नहीं बताऊंगा, पहले लाइक दो मुझे, स्ट्रीम को लाइक करो पहले. ठीक है, अब लिखो बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर लिखो. बी पार्ट का आंसर, नो दिस इज नॉट, no this is not employer employee relationship because, no this is not employer employee relationship because Vivek is not bound to work, is not bound to work as per the employer, full stop. This is contract for a service. This is contract for a service. ये क्या है? ये है contract for service. ठीक है, दोनों का आंसर लिख लिया? यस सर, परफेक्ट. चलो भाई आ जाओ, अब चलते हैं अपने थर्ड एस्पेक्ट पे. हमारा थर्ड एस्पेक्ट क्या है? ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट देखना, थर्ड एस्पेक्ट क्या है? थर्ड एस्पेक्ट है पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी. पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी. पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी. जो पेमेंट हो रही है ना वो एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी में हो रही है. अब इसका एग्जांपल सुनना, ठीक है भाई. विवेक ने मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ली, ठीक है, एज एन एम्प्लॉई. जो पहला वाला था ना हमारा बीच में रिलेशनशिप, वाला रिलेशनशिप है. विवेक सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 6 बजे जाएगा, ठीक है, ऑफिस से. 10,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है. अब जो 10,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिली, वो पूरी की पूरी सैलरी सैलरी इनकम की तरह टैक्स होगी. उससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी है और वो सैलरी इनकम की तरह टैक्स होगी. तो जरा बता दो पूरे साल का इनकम विवेक का कितना हुआ, चैट बॉक्स में बता दो. 20,000 रुपये पर मंथ मतलब पूरे साल का उसका इनकम कितना हुआ, विवेक का पूरे साल का इनकम कितना हुआ, जरा चैट बॉक्स में बता दो. 12 महीने का, 12 मंथ्स उसने काम किया ना हमारे यहाँ, 12 मंथ्स का इनकम कितना हुआ, चैट बॉक्स में जरा लिख के बता दो. पूरे साल का 20,000 पर मंथ मींस एंटायर ईयर, व्हाट इज द इनकम? परफेक्ट परफेक्ट, 2,40,000. 2,40,000 इज द इनकम फॉर द एंटायर ईयर, जो विवेक की सैलरी इनकम की तरह ऑफर टू टैक्स होगी इन द इनकम टैक्स एक्ट. बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट. अब सुनना भाई बात ध्यान से, अगली मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है. ये देखो नालायक,
जानवी कह रही है 24,000 होगी। जानवी ये कौन सी मैथमेटिक्स लेके आई हो तुम, कहाँ से पढ़ा है तुमने मैथ? देखो चालाक कितनी है लड़की, एकदम चालाक, फटाफट इरेज कर दिया, फटाफट 24,000 इरेज कर दिया, और सोचा कि सर ने तो देखा ही नहीं होगा, मैं फटाफट डिलीट करके नया लिख दूंगी, सर को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने 24,000 लिखा है ना। बहुत वेरी स्मार्ट, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अब सुनना बात ध्यान से, ठीक है भाई। विवेक ने जब ज्वाइन किया हमारा ऑफिस, तब हमने विवेक से जैसे बातें करी, जैसे विवेक को जाना और ज्यादा, तो एक बात पता लगी विवेक की, कि विवेक के पास एक लैंड है, लैंड जो हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास है। अब हम लोग अपने ऑफिस के लिए एक ऑलरेडी एक नया ऑफिस ढूंढ रहे थे, एक नए ऑफिस की जगह ढूंढ रहे थे, तो हमने विवेक को कहा, अरे विवेक सुनो, तुम्हारे पास वो लैंड है, हमें एक ऑफिस के लिए जगह चाहिए, हम अपना नया ऑफिस बनवाना चाहते हैं, तो क्यों ना तो तुम लैंड वो मुझे बेच दो, आप मुझे बेच दो ना वो लैंड जो तुम्हारे पास है। विवेक ने कहा, सर मैं तो खुद ढूंढ रहा था, कोई मुझे कस्टमर मिल जाए जो मेरा लैंड खरीद ले, मैं तो खुद उस लैंड को बेचने की सोच रहा था। तो सर हाँ, आप ले लीजिए वो जो लैंड है। तो विवेक ने वो लैंड निखिल एजुकेशन को बेच दी, और लैंड के बेचने से विवेक को प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से बात सुनना, ठीक है। तो 2,40,000 तो विवेक को मिला सैलरी की तरह, ठीक है। उसके अलावा विवेक को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का अपनी लैंड बेचने पे। लैंड उसने किसको बेची? निखिल एजुकेशन को बेच दी। क्यों? क्योंकि निखिल एजुकेशन को लैंड की जरूरत थी, हम अपना नया ऑफिस खोलने वाले थे और हमें एक लैंड की वैसे भी जरूरत थी, तो हमने विवेक से बोला, विवेक ने अग्री कर लिया, उसने लैंड हमको बेच दी। विवेक को लैंड बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपए का। किसी जमाने में उसने लैंड खरीदी थी 20 लाख रुपए की, और आज हमने उसे खरीद लिया 22 लाख रुपए में। उसने 20 लाख रुपए की लैंड खरीदी थी, आज हमने उसे खरीद लिया 22 लाख रुपए में। बैठे बैठाए विवेक का 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो हमने विवेक को 2 लाख रुपए का फायदा करा दिया, विवेक के एम्प्लॉयर ने विवेक को 2 लाख रुपए का फायदा करा दिया। तुमको ये जवाब देना है, क्या ये जो 2 लाख रुपए हैं, क्या ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से विवेक को मिले हैं? क्या ये भी सैलरी है? तुम्हें मुझे बताना है कि जो ये 2 लाख रुपए विवेक को प्रॉफिट हुआ, क्या ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से हुआ है? जो सैलरी है, क्या ये भी सैलरी है विवेक की? 2,40,000 तो सैलरी है, वो तो मान लिया, 2,40,000 सैलरी है। क्या ये जो 2 लाख है जो विवेक को फायदा हुआ, ये भी क्या विवेक की सैलरी है? ये देखो, दिया तो एम्प्लॉयर ने, मैंने तो दिया, निखिल एजुकेशन ने दिया है ना, एम्प्लॉयर ने दिया, तो क्या ये भी विवेक की सैलरी है? सवाल ये उठता है। अरे वाह, अनिरुद्ध ने क्या बढ़िया जवाब दिया, वेरी गुड अनिरुद्ध, वेरी वेरी गुड अनिरुद्ध। जानवी कह रही है नो सर नहीं मिलेंगे, वेरी गुड, नो सर। यस सर इनडायरेक्टली, प्रत्युष कह रहे हैं इनडायरेक्टली सैलरी ही है ये। केशव कह रहे हैं नो सर नहीं, कैपिटल गेन इनकम है। अंकिता वर्मा कह रही है, अच्छा। तनु कह रही है नो सर ये कोई बाउंड टू वर्क नहीं है। अरे वाह तनु, तनु ने बहुत सही बात पकड़ी कि जो ये जो विवेक है, ये कोई बाउंड टू सेल थोड़ी था, इसको मैं मजबूर थोड़ी कर सकता, नहीं तुझे अपनी लैंड मुझको बेचनी ही बेचनी पड़ेगी, बेच बेच बेच, मैं कोई मजबूर थोड़ी कर सकता था, बाउंड टू वर्क थोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट 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 आंसर गाइस, आप सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो पेमेंट होनी चाहिए ना, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी में होनी चाहिए। और जब मैंने विवेक को लैंड के लिए पैसा दिया, तो वो एम्प्लॉयर बन के नहीं दिया, वो तो बायर बन के दिया। अरे जब मैं लैंड अपने नाम करवा रहा था, क्या मैं एम्प्लॉयर था विवेक का? नहीं, तब तो मेरा रोल बदल गया था, मेरा रिश्ता बदल गया था विवेक से, तब तो मैं बायर था और विवेक सेलर था ऑफ दैट लैंड। तब हमारा रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं था। मैं फोर्स नहीं कर सकता विवेक को, नहीं विवेक तुम मुझे बेचो बेचो अपना लैंड, बेचो बेचो अपना लैंड, बेचो बेचो अपना लैंड, ना भाई ना, मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को अपना लैंड बेचने के लिए। तो जब विवेक को मैंने पैसे दिए फॉर लैंड, दैट पैसा इज नॉट सैलरी, क्योंकि वो पैसा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से नहीं दिया गया है, वो तो हमारा एक नया रिश्ता बना, वो तो हमारा एक नया रिश्ता बना। कौन सा रिश्ता बना? बायर और सेलर का रिश्ता बना। उस बायर और सेलर के रिश्ते की वजह से वो लैंड विवेक ने मुझे सेल किया। तो इसलिए जो पेमेंट आई ना लैंड की विवेक के पास, वो सैलरी इनकम नहीं है भाई, वो कहाँ जाएगी? कैपिटल गेन। मैंने कल आपको पढ़ाया था बेसिक्स के चैप्टर में भाई, कि वो इनकम कहाँ जाएगी? कैपिटल गेन में जाएगी। तो अगर ये बात समझ में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इट शुड नॉट बी, पेमेंट शुड नॉट बी इन एम्प्लॉयर्स, पेमेंट शुड बी इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। पेमेंट जो होनी चाहिए वो एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी में होनी चाहिए। अगर बात समझ में आई तो जरा एक थम्स अप दे दो सब लोग। इस रिलेशनशिप के लिए लैंड स्केल सेल करना इररेलेवेंट है। वेरी गुड उज्जवल घोष, भाई उज्जवल घोष आपका आपके सीनियर हैं भाई, इन्होंने लास्ट टाइम मेरे से क्लासेस ली थी। उज्जवल
जरा गाइड कर दो इन लोगों को, पढ़ लें, अभी पढ़ कुछ नहीं रहे, ठीक है, टाइम पास करते हैं बस लाइव क्लास में आके। उज्जवल तुम ही इनको गाइड कर दो कि भाई पढ़ लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत काम आ जाएगी। चलो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, इतनी देर में आप उज्जवल से वार्तालाप करो। एग्जाम्पल, विवेक शाह joins Nikhil Education as an employee. At a monthly salary of rupees 20,000. At a monthly salary of rupees 20,000. During the year, he sold his land to Nikhil Education and received rupees 22 lakh from his employer. Calculate the salary income of Vivek. Calculate the salary income of Vivek. तो भाई उज्जवल घोष शेरो शायरी बहुत अच्छा करता है। उज्जवल देखो क्या कह रहा है, उज्जवल कह रहा है निखिल सर का टीचिंग का जलवा है, टैक्स में नंबर लाना हलवा है। जैनाब खान इज ऑल्सो ऑनलाइन। सीएम में जून 23 एस्पिरेंट्स फ्री हैं तो यहाँ आकर कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल आप सब फ्री हो ना, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो अपने अगले बैच को। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो भाई, ओके। सो कैलकुलेट द सैलरी इनकम ऑफ विवेक। आपको विवेक की सैलरी इनकम बतानी है, आपको विवेक की सैलरी इनकम बतानी है। अरे ऋषभ कनौजिया आज लेट हो गए भाई, दोबारा लेट हो गए, कैसे लेट हो गए? कराएंगे कराएंगे सब कराएंगे, बट तुम लेट कैसे हो गए पहले ये बताओ। इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो तुम, 1 घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? ऋषभ कनौजिया फ्रॉम लखनऊ, जो ये जो फैंटेसी ऐप्स होते हैं Dream11 और ये जो सट्टाबाजी के ऐप्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं ये, और ये अपने फादर का नंबर मुझे देंगे ताकि मैं इनके फादर से बात कर सकूँ और बता सकूँ कि उनके सुपुत्र किन किन गतिविधियों में संलिप्त हैं। चलो भाई बता दो भाई, सैलरी इनकम क्या होगी विवेक शाह की, ज़रा चैट बॉक्स में लिख दो। विवेक शाह को 2,40,000 रुपीज़ मंथली इनकम है ना, मंथली इनकम 20,000 है, तो 2,40,000 रुपीज़ तो मिला है सैलरी से विवेक शाह को, और 22 लाख रुपए मिला है लैंड को बेचने का, अपने एम्प्लॉयर को ही लैंड बेच दिया, ठीक है। तो टोटल सैलरी इनकम कितनी है विवेक शाह की, ज़रा कैलकुलेट करके बता दो। टोटल सैलरी इनकम विवेक शाह की कितनी है, ज़रा कैलकुलेट करके बता दो। What is the total salary income of Vivek Shah? Very good answer. विवेक शाह की सैलरी इनकम है 2,40,000। क्यों सर इस 22 लाख का क्या होगा? अरे ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से नहीं पे हुआ भाई, ये तो बायर और सेलर रिलेशनशिप की वजह से पे हुआ है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से नहीं पे हुआ। आंसर लिखो, सैलरी इनकम ऑफ विवेक शाह इज कंप्यूटेड एज रुपीज 2,40,000, ब्रैकेट ओपन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ब्रैकेट ओपन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। अरे वाह, अनुराज सिंह इज ऑल्सो हेयर। आज पूरा का पूरा पुराना बैच उठ के लाइव सेशन में आ गया भाई। सबसे तो लाइव में ना लाइक ठोको, लाइक ठोकना बहुत ज़रूरी है। लाइक नहीं ठोकते जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वही लाइक ठोको। वन मोर सीनियर इज हेयर, यस सारे आज सीनियर्स पुराने बैच के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। चलो भाई अपने जूनियर्स को थोड़ा सा गाइड भी कर दो। चलो बता दो भाई। सो 2,40,000 इज द सैलरी इनकम। आंसर लिखो, हेंस द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर विवेक शाह इज 2,40,000, ब्रैकेट ओपन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। The income of rupees 22 lakhs, the income of rupees 22 lakhs
is not salary income since is not salary income since it is not paid in employer's capacity. Since it is not paid in employer's capacity. Since it is not paid in employer's capacity. It is not salary income since it is not paid in employer's capacity. Employer capacity में नहीं है, इस वजह से ये salary income नहीं है. It is not salary income. समझ में आया तो जरा थम्स अप ठोको. थम्स अप चैट बॉक्स में थम्स अप भरे रखा करो. थम्स अप इज माय पेट्रोल. थम्स अप से मुझे जान मिलती है. आप जितने थम्स अप भेजते हो ना उतना मुझे जान मिलती है. तो थम्स अप जरा चैट बॉक्स में जरा दे दो मुझे. ठीक है, चलो ये था अगला. ठीक है, इसके बाद है नो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप. तो जहां भाई एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है वहां भी सैलरी इनकम नहीं होता. एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी के बिहाफ पे काम करता है. ठीक है, मैं आपको देता हूं इसका एक एग्जांपल. ठीक है भाई, आप मेरे स्टूडेंट हो तो क्या होता है, मैं अपनी वीडियो लेक्चर्स भेजता हूं आप सबको. ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पूरे इंडिया में अपने कुछ फ्रेंचाइजीज अपॉइंट करे हुए हैं. तो साउथ इंडिया में कोई और फ्रेंचाइजी, नॉर्थ इंडिया में कोई और फ्रेंचाइजी, ईस्ट इंडिया में कोई और फ्रेंचाइजी. इन फ्रेंचाइजी का काम क्या होता है, ये मेरे वीडियो लेक्चर्स को अपने पोर्टल पर रखते हैं, इनकी पब्लिसिटी करते हैं और मैं इन फ्रेंचाइजीज को कमीशन देता हूँ. ठीक है, तो जैसे मान लो वीडियो लेक्चर्स मेरा है 8,000 रुपीज़ का किसी सब्जेक्ट का. ठीक है, फाइनल के किसी सब्जेक्ट का है 8,000 रुपीज़. तो 8,000 रुपीज़ का वीडियो लेक्चर जब ये फ्रेंचाइजी सेल करते हैं तो ये अपने पास रखते हैं 1,000 रुपीज़, वो इनका कमीशन होता है, और 7,000 रुपीज़ ये मुझे दे देते हैं. ठीक है, और मैंने बताता रहता हूँ भाई ये वीडियो लेक्चर इतने आवर्स का है, इसमें ये सीएमए इंटर का कोर्स कवर्ड है, सीएमए स्टडी मटेरियल कवर्ड है, डीटीआईडीटी सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 का है, सीएमए के बच्चों को इसको बेचो आप. इसे कहते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप. वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, जो फ्रेंचाइजी है वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है. और अब तुम लोग ये रीजन बताओगे कि वो मेरा एम्प्लॉय क्यों नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चैट बॉक्स में मुझे रीजन बताओ, एजेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉय क्यों नहीं है. जो मेरा एजेंट है, जो मेरा फ्रेंचाइजी है, जो मेरी वीडियो लेक्चर्स बेच रहा है, वो मेरा एम्प्लॉय क्यों नहीं है, जरा चैट बॉक्स में बताओ. ठीक है, क्यों एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है? सैलरी नहीं मिल रहा, कमीशन मिल रहा है. हाँ तो नाम है, नाम तो चेंज हो सकता है ना. मुझे बताओ क्यों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है? हिंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, हिंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, हिंट बोर्ड पे लिखा हुआ है क्यों एम्प्लॉय. यस, श्रवणी ने पकड़ लिया, श्रवणी ने पकड़ लिया. वेरी गुड श्रवणी. अरे भाई, बाउंड टू वर्क नहीं है. वो पर्सन मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा. वो जब एडवर्टाइजमेंट देना होगा मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा. इसलिए बाउंड टू वर्क वो पर्सन मेरा नहीं है. और जब कोई पर्सन बाउंड टू वर्क नहीं होता, जैसे एजेंट्स होते हैं वो बाउंड टू वर्क नहीं होते अपने प्रिंसिपल के, आपका वो एजेंट है लेकिन वो अपनी तरह से काम करेगा, तब वो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होता. तो उसके अंदर हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता और ये सैलरी इनकम की कैटेगरी में नहीं आता. यस, अंकिता वर्मा ने देखो कितना अच्छा जवाब लिखा है. अंकिता वर्मा कहती है क्योंकि आप उन्हें अपनी वीडियो सेल करने के लिए बाउंड नहीं कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. जानवी का भी बिल्कुल सही आंसर. वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट आंसर गाइस. ठीक है, तो भाई ये हैं तरीके जिनसे ये पता लगता है कि आपकी जो इनकम है वो सैलरी इनकम है या नहीं है. ठीक है, ये हैं वो तरीके जिससे पता लगता है कि आपकी जो इनकम है वो सैलरी इनकम है या नहीं है. चलो अब एक एक करके मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूंगा, सैलरी इनकम इनकम के कुछ इनकम के एग्जांपल्स दूंगा. तुम्हें मुझे ये बताना है कि ये सैलरी इनकम है या नहीं है. ठीक है, अब एक एक करके मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा और तुम्हें मुझे बताना है कि ये सैलरी इनकम है या नहीं है. नंबर 1, सैलरी ऑफ अ पार्टनर. सैलरी ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर कौन होता है? एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनती है और सब पार्टनर मिलके अपना 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 बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है. जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट आता है उसको सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. इस पूरी पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, 11 से आप पढ़ते आ रहे हो, 12 से आप पढ़ते आ रहे हो पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में, कि पार्टनर्स को सैलरी मिलती है. सैलरी टू पार्टनर्स नाम रखते हैं. ठीक है, तो अकाउंट्स में तो उसे सैलरी टू पार्टनर नाम रखते हैं,
लेकिन आपको मुझे बताना है कि क्या ये वास्तव में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सैलरी है या सैलरी नहीं है। क्या ये वास्तव करेक्ट, देखो मेरे जवाब पूछने से पहले आंसर आ गया, नो सर सैलरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनर तो ओनर है, ओनर को सैलरी कैसे दी जा सकती है? ओनर को कोई बाउंड थोड़ी कराया जा सकता है वर्क करने के लिए, ओनर तो खुद अपने बेनिफिट के लिए वर्क करता है। तो हाँ, अकाउंट्स में तुम इसे नाम क्या रखते हो, सैलरी 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 सैलरी, लेकिन इनकम टैक्स में हम इसे कहेंगे नो सैलरी नो सैलरी नो सैलरी नो सैलरी। अब भाई अकाउंट्स वाले टीचर से जाके लड़ना झगड़ना मत कि तुम गलत पढ़ा रहे हो अकाउंट्स वाले टीचर, ये सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है, ये ओनर को सैलरी थोड़ी मिलती है, ऐसे लड़ना मत। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अलग, टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स अलग। भाई अकाउंट्स वाले डेफिनेटली से सैलरी बोलते हैं और हम भी सैलरी बोलेंगे, लेकिन हम इसे सैलरी इनकम में नहीं डालेंगे, हम इसे डालेंगे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि उस पार्टनर का ये बिजनेस है, ये पार्टनरशिप फर्म चलाना। सो ऑल्दो नाम है सैलरी, लेकिन क्या ये सैलरी इनकम है? नो, दिस इज नॉट सैलरी इनकम, दिस इज नॉट सैलरी इनकम, इट इज पीजीबीपी। बताओ भाई, बात समझ में आई? ही इज द ओनर हिमसेल्फ, वेरी गुड। बिजनेस इनकम नॉट सैलरी, वेरी गुड सुपर्ब। पार्टनर इज वन ऑफ द ओनर्स, यस वेरी गुड सुपर्ब। चलो नेक्स्ट, सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। तो जो मालिक होता है, प्रोप्राइटर, सिंगल प्रोप्राइटर है, उसको सैलरी मिल रही है अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से। क्या ये सैलरी है इनकम टैक्स की नजरों में? आंसर इज नो, ये सैलरी नहीं है इनकम टैक्स की नजरों में, क्योंकि वो मालिक है, इज द ओनर। सो नॉट एन इनकम, बोथ प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर द सेम पर्सन। तो जो प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटरशिप है वो बिल्कुल सेम पर्सन है, तो इट इज नॉट सैलरी इनकम, ये सैलरी इनकम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो इनकम ही नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सन, ये ऐसा हो गया, एक जेब से आप अपने इनकम निकाल रहे हो, दूसरी जेब में डाल रहे हो, तो इनकम ही नहीं है। सैलरी इनकम तो होना बहुत दूर की बात, इनकम ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम पर्सन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ठीक है, सो यस नॉट अ सैलरी इनकम। चलो नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। आप कंपनी के डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हो, आप कंपनी के डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हो, आप कंपनी के डायरेक्टर्स को उनको काम करने के लिए रेम्यूनरेशन देते हो। इज इट इनकम, इज इट सैलरी इनकम? आंसर इज सर, अगर तो वो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉय डायरेक्टर्स जो बाध्य होते हैं, बाउंड टू वर्क होते हैं काम करने के, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बाध्य नहीं होते, बाउंड टू वर्क नहीं, वो उनका जब मर्जी आएगा, जब वो आएंगे कंपनी में, जब मर्जी आएगा नहीं आएंगे कंपनी में, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, उन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर तो आप हो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स तो आपकी सैलरी इनकम होगी, और अगर आप हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, बाउंड टू वर्क आप नहीं हो, तो आपकी होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब सैलरी इनकम तो नहीं होगी, ये होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर जज कैसे करना है? जज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, क्या आप बाउंड टू वर्क हो, क्या आप में मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप है? अगर वो है तो सैलरी हो गया, अगर वो नहीं है तो सैलरी नहीं। बड़ा सिंपल सा ये भाई तरीका है पहचानने का, आपको ये चीज तरीका पहचानना है। ठीक है, इफ इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन नॉट सैलरी, यस वेरी गुड अनिरुद्ध, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो सैलरी नहीं है, अगर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो फिर वो सैलरी है। वेरी गुड सुपर, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, पेंशन टू विडो और लीगल हेयर। तो भाई क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में जब आप होते हो तो आप जब रिटायर हो जाते हो उसके बाद आपको मिलती है पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी पेंशन का 50% पोर्शन आपकी वाइफ को मिलता है। तो जो पेंशन मिली आपको टिल योर डेथ, वो तो हो गई आपकी सैलरी, लेकिन जो मिली आपकी वाइफ को, क्या वो सैलरी हुई? क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी वाइफ को पेंशन दे रही है, क्या वो सैलरी हुई? आंसर इज नो, वो सैलरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो आपकी वाइफ है वो थोड़ी एम्प्लॉय है कोई उस कंपनी की, वो थोड़ी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो आप थे, एम्प्लॉय तो आप थे, वो थोड़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है। तो जब भी कोई पेंशन मिलती है विडो को, विडो मतलब जिनका हस्बैंड नहीं होते और हस्बैंड की पेंशन उनको मिलती है, या लीगल हेयर को, लीगल हेयर मतलब सन को पेंशन मिले या डॉटर को पेंशन मिले, तो जो पेंशन मिलती है विडो को या लीगल हेयर को, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है भाई, वो सैलरी में नहीं होती, क्योंकि विडो और कंपनी के बीच में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होता, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, तो विडो को जो पेंशन मिलेगी वो सैलरी की कैटेगरी में नहीं जाएगी। शुरू में सैलरी आ गया, पेंशन इज नॉट ट्रीटेड एज सैलरी, नहीं पेंशन इज ट्रीटेड एज सैलरी, लेकिन पेंशन टू विडो इज नॉट ट्रीटेड एज सैलरी। पेंशन तो सैलरी में ट्रीट होती है, पेंशन तो ट्रीट होती है भाई।
बिल्कुल, डेथ के बाद पेंशन सैलरी में ट्रीट नहीं होती। डेथ के बाद पेंशन जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, जिसके भी हाथ में मिलती है। हाँ, अगर एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी, अगर एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉय के फैमिली को मिले तो फिर सैलरी नहीं। नॉट एन एम्प्लॉय। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति पूछिए सर कैसे पता लगता है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है या अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वहां लिखा होगा कि ये डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है, मतलब ये बाध्य होगा क्या कंपनी के इंस्ट्रक्शन से या बाध्य नहीं होगा कंपनी के इंस्ट्रक्शन से, वहां पर ये बात क्लियरली लिखी होगी। क्या वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है या वो एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, और क्या वो अदर डायरेक्टर है। अदर डायरेक्टर मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी होगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस। अब देखो ये बड़ा एक क्लासिक एग्जांपल है, जजेस। तो जो जजेस होते हैं ना, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनको ना सैलरी नहीं मिलती। सैलरी तो मिलती है लेकिन ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो गए तो इनका जो जजमेंट है वो बायस हो जाएगा, गवर्नमेंट के फेवर में हो जाएगा। इनका जो जजमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप खुद बताओ, आप अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे सकते हो? कई बार गवर्नमेंट को भी भाई कोर्ट में घसीटा जाता है ना, कई बार लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हैं, गवर्नमेंट को भी कोर्ट में घसीटते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कई बार केसेस मुकदमे चल रहे होते हैं ना। तो जो जजेस होते हैं उनको गवर्नमेंट से सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि अगर उन्हें गवर्नमेंट से सैलरी मिलेगी और गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय होंगे, तो एम्प्लॉय के मन में बायस आ जाता है अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रावधान बनाया, उस प्रावधान के तहत सैलरी ट्रांसफर करी जजेस को। तो अगर टेक्निकली बोलें तो जजेस का कोई एम्प्लॉयर ही नहीं होता, हाँ, बट जजेस को सैलरी जरूर मिलती है। जजेस का कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, जजेस एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के भाई। अगर वो एम्प्लॉय हो गए ना गवर्नमेंट के, तो सारे डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में देंगे, बायस हो जाएंगे, तो एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी देता है इंडिपेंडेंटली, और वो एम्प्लॉयर नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये एक खास बात होती है जजेस के बारे में। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जजेस एम्प्लॉयर नहीं होते, किसी के भी एम्प्लॉयर नहीं होते, ये बात सच है, एम्प्लॉय नहीं होते जजेस, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो सैलरी इनकम में ही टैक्स होती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई उन्हें फिक्स रेम्यूनरेशन ही मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनका एम्प्लॉयर है, तो उनकी सैलरी सैलरी की तरह ही टैक्स होती है, इवन व्हेन दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयर। इवन व्हेन उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो भी उनकी जो सैलरी है सैलरी की तरह ही टैक्स होती है, किसी और हेड में नहीं जाती, सैलरी ही होती है वो। ठीक है जी सर, ठीक है। जजेस आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। सर जजेस क्या बाउंड वर्क होते हैं क्या? साक्षी, नहीं नहीं, जजेस बाउंड नहीं होंगे किसी से वर्क करने। हाँ, वो डिसिप्लिन जरूर फॉलो करेंगे कि कितने बजे आना है कोर्ट में, कितने बजे जाना है, लेकिन उनका जो डिसीजन होगा वो किसी के अंतर्गत रह के, किससे बाउंड होकर वो डिसीजन नहीं देंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन देंगे। क्योंकि अगर वो किससे बाउंड हो गए तो डिसीजन भाई उसी के फेवर में देने लगेंगे ना। तभी तो कहा गया है जजेस का कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, जजेस का कोई मास्टर नहीं होता, जजेस इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, रेम्यूनरेशन ऑफ टीचर। भाई टीचर होते हैं, आपके स्कूल में याद है, आपके स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स होते थे, उनको स्कूल से रेम्यूनरेशन मिलता है, क्या वो सैलरी होता है? आंसर इज यस। टीचर को स्कूल से जो मिलता है वो रेम्यूनरेशन होता है, वो उनकी सैलरी होती है, स्कूल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट का, और वो बाध्य होते हैं सुबह 8 बजे वो स्कूल आएंगे और 2 बजे तक स्कूल में रहेंगे। टीचर और स्कूल का ये रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है टीचर और स्कूल का, तो उनकी जो सैलरी होती है टीचर की वो सैलरी इनकम होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद करना जरा, कई बार हमारे स्कूल के टीचर्स सीबीएसई की स्पेशल ड्यूटीज पे जाते थे, सीबीएसई के पेपर चेक करने जाते थे, या सीबीएसई के जब एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो एग्जाम में ड्यूटी देने जाते थे, इन्हें बोलते हैं स्पेशल ड्यूटीज, जो टीचर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। उनकी स्पेशल ड्यूटी पे पेपर चेक करने जाते हैं या स्पेशल ड्यूटीज पे इन्विजिलेटर की ड्यूटी पे जाते हैं, तब उन्हें कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है जो स्कूल से नहीं मिलता, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मिलता है। उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जो डायरेक्ट सीबीएसई से मिलता है, डायरेक्ट बोर्ड से मिलता है। तो वो जो उन्हें बोर्ड से डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, क्या वो सैलरी है? आंसर इज नहीं, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि जो सीबीएसई है वो उनका एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर है स्कूल। तो अगर टीचर चाहे ना तो सीबीएसई को मना कर सकता है, नहीं भाई मैं पेपर चेक करने नहीं आ रहा, या मैं जो आप स्पेशल ड्यूटी दे रहे हो इन्विजिलेशन की उसमें मैं नहीं आ रहा, टीचर मना कर सकता है बोर्ड को, सीबीएसई को मना कर सकता है मैं नहीं आ रहा।
He is not bound to work under CBSE. Teacher is not bound to work under CBSE. Similarly, जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, वो कॉलेज के साथ तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में होते हैं। तो कॉलेज जो उन्हें सैलरी देता है वो तो सैलरी होती है, लेकिन जो उनको इनकम मिलती है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी कई बार उन्हें बुलाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कई बार उन्हें बुलाती है इन्विजिलेशन के लिए, पेपर चेक करने के लिए, जो इनकम उन्हें यूनिवर्सिटी से मिल रही होती है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो उन्हें इनकम यूनिवर्सिटी से मिल रही होती है, उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो सैलरी इनकम नहीं आती। So any teacher is not bound to work under CBSE or university. They are bound only by the school or the college. तो स्कूल या कॉलेज के एम्प्लॉयज हैं, वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड के एम्प्लॉयज नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग है जो आपको जानना है। टीचर इफ एम्प्लॉय इन स्कूल इज अर इनकम इज टैक्सेबल एज सैलरी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज मस्ट फॉर क्लासिफाइंग इनकम अंडर सैलरी। परफेक्ट परफेक्ट। अगर इन्विजिलेटर की तरह गए तो सैलरी नहीं होता। वेरी गुड। परफेक्ट। स्पेशल सर्विसेज में बाउंड नहीं है। वेरी गुड। बिकॉज दे आर बाउंड टू वर्क, बट इफ दे गो फॉर स्पेशल सर्विस देन दैट रेम्यूनरेशन इज नॉट सैलरी। वेरी गुड जानवी। जानवी ने देखो कितना डिटेल आंसर लिखा है। वेरी गुड। बिकॉज दे आर नॉट बाउंड। अंकिता कहती है नो दिस इनकम इज IFOS बिकॉज टीचर्स आर नॉट बाउंड टू वर्क। वेरी गुड अंकिता वर्मा। वेरी गुड, सुपर्ब। यार ऐसा लगता ही नहीं आप DT पहली बार पढ़ रहे हो। ये तो ऐसा लगता है जैसे आप पहले किसी एक धुरंधर टीचर से पढ़ के आए हो DT। ऐसा लगता है, ऐसे धड़क 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 करके आंसर देते हो ना, धड़क 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 करके आप आंसर देते हो इतनी जल्दी जल्दी, और इतने बढ़िया आंसर देते हो कि मज़ा आ जाता है आपका पूरा आंसर पढ़ के। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा, मज़े ब्रो, मज़े। चलो नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम्पल भाई, इसके बाद अपने चैप्टर पे चलेंगे। लास्ट एग्जाम्पल, मेंबर पार्लियामेंट को जो रेम्यूनरेशन मिलता है पार्लियामेंट से, मेंबर पार्लियामेंट को जो रेम्यूनरेशन मिलता है पार्लियामेंट से, MPs होते हैं ना, MPs मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, इनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है पार्लियामेंट से, जैसे भाई कई बार टीवी एक्टर्स को भी MP बना दिया जाता है। जया बच्चन MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू मेंबर पार्लियामेंट है। किरण खेर, देवदास वाली किरण खेर मेंबर पार्लियामेंट है, जिन्होंने डायलॉग बोला था ना, बस कौशल्या बस, तुम्हारे शब्दों के बाण अब मेरी मान की मर्यादा को लांग रहे हैं। याद है वो डायलॉग बोला था देवदास में किरण खेर ने। किरण खेर इज मेंबर पार्लियामेंट। तो जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, क्या इनको जो इनकम मिलती है पार्लियामेंट से, क्या ये सैलरी होती है या नहीं होती, और अगर नहीं होती तो ये किस नेचर की सैलरी होती है, आपको बताना है चैट बॉक्स में, ठीक है। चैट बॉक्स में आपको बताना है। लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। मुझे पता है इतने सारे एग्जांपल से आप बोर हो गए, सारे एग्जांपल देते जा रहे हो, चलो बोर हो गए, कोई नहीं, हम अगले उस पर चलेंगे, ठीक है। बता दो जरा, क्या ये सैलरी इनकम है या नहीं है। अनिरुद्ध कह रहा है कंसेप्ट समझ आया सर। वेरी गुड, सुपर। अरे डायलॉग छोड़ो, देखो सब डायलॉग के पीछे पड़ गए भैया। डायलॉग छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे आओ, ठीक है। मेंबर पार्लियामेंट जो है, मेंबर पार्लियामेंट, उसकी जो इनकम है, क्या वो इनकम सैलरी होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। देखो आंसर तो तुमने देख लिया, मुझे पता है, लेकिन रीजन तो नहीं लिखा ना। रीजन बता के दिखाओ तो जाने, रीजन बताओ, रीजन। इफ नॉट सैलरी बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू। वेरी गुड जानवी, जानवी ने बिल्कुल सही बात बोली भाई। मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं वो किसी के एम्प्लॉयज नहीं होते, वो किसी के अंडर बाउंड टू वर्क नहीं होते। उन्हें अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, और हमेशा वो अपॉइंट नहीं होते, नॉमिनेट होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट हुआ है। स्पीकर जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं, उनका नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन मतलब चयन होता है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनीवन, वो एम्प्लॉई नहीं है पार्लियामेंट के, उन्हें पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन लेने के पैसे मिलते हैं, उनका चयन किया जाता है, वो एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट को जो फीस मिलती है वो भाई सैलरी नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में टैक्स होती है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ। तो ये थे भाई कुछ एग्जाम्पल्स, और इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स हैं भाई। इन एग्जाम्पल से एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह याद करने हैं, और मैं जब टेस्ट लूंगा ना, टेस्ट इस चैप्टर का, तो पक्का इन एग्जाम्पल्स में से 2-3 एग्जाम्पल जरूर पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ। मैं तो भाई इतना शरीफ टीचर हूँ, देखो मेरी आंखों से देखो मासूमियत टपक रही है, झलक रही है। इतना शरीफ टीचर तुम्हें कहाँ मिलेगा
टेस्ट के क्वेश्चन भी पहले से बता रहा हूं मैं टेस्ट में कौन से क्वेश्चन दूंगा वो भी पहले से बता रहा हूँ। शराफत की हद देखो, शराफत की हद इसे बोलते हैं, शराफत की हद। कितना शरीफ टीचर हूं भाई मैं, हैं? मिलेगा क्या कहीं तुम्हें ऐसा शरीफ और एकदम ईमानदार टीचर? कहीं मिलेगा क्या? ना सर ना, कहीं नहीं मिलेगा हमें ऐसा ईमानदार और शरीफ टीचर। तो इसी बात पे जरा थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, थम्स अप दे दो जरा चैट बॉक्स में, और फिर हम शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थम्स अप दे दो जरा चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड। अरे वाह, मजा आ गया। किसने आग लगा दी? आग, अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, आग लगा दी। श्रवणी ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सो सराफ ब्रो, सो शरीफ ब्रो। अच्छा विवेक कह रहा है सो शरीफ ब्रो, सो शरीफ। यस आई एम शरीफ। राधिका कह रही है सर क्या मेरे चैट्स शो नहीं हो रहे? क्यों नहीं शो हो रहे राधिका? बिल्कुल शो हो रहे हैं, तुम लेट आई हो ना इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा, इग्नोर कर रहा हूँ। जो बच्चे मेरी क्लास में लेट आते हैं उनके चैट्स को मैं इग्नोर करता हूँ, तो आई एम इग्नोरिंग यू ब्रो। चलो भाई, अब आओ आते हैं टैक्सेबिलिटी पे, ठीक है? सैलरी कब कब टैक्स होती है, सैलरी कब कब कैसे कैसे टैक्स होती है, ठीक है? अब भाई देखो, सैलरी को देने का तरीका क्या होता है, ठीक है? सैलरी जो एक महीने की होती है वो अगले महीने की 7 तारीख तक पे होती है, 5 तारीख तक पे होती है, ठीक है? तो सैलरी अक्रूड हो जाती है महीने के एंड में, जैसे जनवरी के महीने की सैलरी है, जनवरी के महीने में एंड में अक्रू हो गई। लेकिन वो पेबल कब है, वो ड्यू कब होती है? वो ड्यू होती है अगले महीने में, अगले महीने की 7 तारीख या अगले महीने की 5 तारीख में वो सैलरी पेबल होती है, ठीक है? जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है सैलरी में पेबिलिटी का, ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि हम सैलरी किस बेसिस पे टैक्स करते हैं, ठीक है? कई बार एडवांस सैलरी भी होती है भाई, आपने अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करी कि सर आप ना अगले साल की जो सैलरी है वो मुझे एडवांस में दे दो, आप अगले साल की सैलरी, अगले महीने की सैलरी मुझे एडवांस में दो, मुझे जरूरत है। तो कई बार एडवांस सैलरी पे होती है। एडवांस सैलरी में भाई टैक्स हम किस महीने में लगवाएंगे, है ना? हमने तो पहले से दे दी, तो हम किस महीने में उसे टैक्सेबल कंसिडर करेंगे एडवांस सैलरी को? ये सवाल उठता है। और कई बार सैलरी होती है एरियर सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स, पास्ट कई सालों की एरियर सैलरी होती है जो एक्यूमुलेट करके मिली हुई होती है, जो बहुत सारी सैलरी एक्यूमुलेट करके मिली हुई होती है, वो कैसे कैसे टैक्सेबल होगी? अब हमें पूरा का पूरा टैक्सेबिलिटी का जो पीरियड होगा, किस किस पीरियड में टैक्स होती है सैलरी, हम वो पूरा का पूरा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अब जानने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी, सेक्शन 15। हमारी सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है? सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है जो हमें बताता है कि हमारी सैलरी किस बेसिस पे टैक्स होती है। बेसिस ऑफ चार्ज अब हम जानने वाले हैं, ठीक है सर? बात समझ में आ गई? ओके चलो बेसिस ऑफ सैलरी स्टार्ट करते हैं। एस आर जे है, वो पूछा है सर व्हाट इज योर एज? अरे मेरी एज और तुम्हारी एज में ज्यादा फर्क कहाँ है? मेरी एज वही तुम्हारी एज, जो भी तुम्हारी एज है ना, जो भी तुम्हारी एज है उसमें 6 महीना माइनस कर लो मेरी एज, बस। मेरी एज और तुम्हारी एज में कोई फर्क ही नहीं है, सेम एज है मेरी और तुम्हारी। तुम अपनी एज में 6 महीना कम कर लो, मैं तो भाई तुम्हारी एज का ही हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं, मैं कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप थोड़ी है, ब्रो ब्रो का रिलेशनशिप है, ऐसा है। राधिका कह रही है सर आई हैव फीवर विद हेडेक फ्रॉम 2 days, आई एम बेड रेस्ट, इसलिए 7:15 से ज्वाइन किया मैंने, देन फास्ट मोड में कंप्लीट किया क्लास। सर ऐसे ना बोलिए। ओह अच्छा राधिका, देखो राधिका तबीयत खराब है, फीवर है, फिर भी क्लास अटेंड कर रही है, इसे बोलते हैं जज्बा, ठीक है? वेरी गुड राधिका, परफेक्ट। विवेक शाह कह रहा है मेरी एज है 19, तो मेरी एज है 18.5, मेरी एज है 18.5, ठीक है? बस मेरी और तुम्हारी एज में ज्यादा फर्क नहीं है, बस। चलो आ जाओ, अब देखते हैं भाई सैलरी किस बेसिस पे टैक्स होती है, सैलरी किस पीरियड में टैक्स होती है। सबसे पहले देखते हैं एडवांस सैलरी। अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल गई, अगर आपको सैलरी पहले ही मिल गई, अगले महीने की भी सैलरी पहले ही मिल गई, और होता है कई बार आपको जरूरत है, आपने अपने एम्प्लॉयर से बोला सर मुझे सैलरी एडवांस में दे दो, एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जरूरत है मुझे पता है, तो सैलरी जो है एडवांस में भी आपको मिल जाती है, इसे बोलते हैं एडवांस सैलरी। तो भाई जो एडवांस सैलरी होती है वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। रिसीट मतलब जब मिली तब उस महीने में टैक्स हो जाएगी। तो सपोज आपको सैलरी अगले साल की भी इसी साल में मिल गई, तो टैक्स गवर्नमेंट आपसे कब कलेक्ट कर लेगी? अगले साल का इसी साल में कलेक्ट कर लेगी,
एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, जब मिलेगी एडवांस सैलरी तभी टैक्स हो जाएगी, रिसीट बेसिस पे टैक्स हो जाएगी। आपको सैलरी अगले साल की मिली, कब मिली? करंट ईयर में, है ना, पूरी पूरी टैक्स हो जाएगी। तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। भाई देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राम received advance salary for the month of April 2023 and May 2023 in the month of March 2023, assuming his monthly salary is rupees 10,000 per month. Calculate salary for previous year 2022-23. Calculate salary for previous year 2022-23. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है, और मुझे सैलरी की इनकम कंप्यूट करके बताना। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और सैलरी की इनकम कंप्यूट करके बताना। सिट जैन कह रहे हैं सर क्या आप पूरा पढ़ाओगे सिलेबस? अरे तो ऑब्वियस सी बात है ना सिट जैन, ऐसा तो नहीं करूंगा कि 2 चैप्टर पढ़ाया फिर छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं करूंगा, ऑब्वियसली पूरा सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा भाई। अगर तुम मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो फिर देख लो भाई, तुम कहते नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आपको पढ़ाना नहीं आता, किसी और से पढ़ेंगे, तो फिर भाई ठीक है, क्या कर सकते। प्रत्युष कह रहा है यंगेस्ट CA/CS/CM में सर का पीयूष कह रहा है सर आप 18.5 साल में CA/CS/CM में तीनों बन गए, आप यंगेस्ट CA/CS/CM में हो। वाह, पकड़ लिया प्रत्युष ने, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अनिरुद्ध कह रहा है 1,40,000, वेरी गुड आंसर, वेरी वेरी, नहीं रॉन्ग आंसर है भाई, 1,40,000, हाँ सही है 1,40,000 इज द करेक्ट आंसर, 1,40,000 इज द करेक्ट आंसर, 1,40,000 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, वेरी गुड, 1,40,000। जानवी का भी आंसर आ गया, साक्षी महामुनि का आंसर आ गया, दित्या शेनॉय का आंसर आ गया, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। तो भाई बिल्कुल सही बात, ठीक है। मिस्टर राम का जो टैक्सेबल सैलरी है, जो हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इसका टैक्स करेंगे, वो करेंगे 1,20,000, तो उस साल की सैलरी जो 12 महीने के लिए मिली, ठीक है, और जो अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिली वो भी टैक्सेबल होगी। तो जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की सैलरी टैक्सेबल होगी वो होगी 22-23 की जो सैलरी टैक्सेबल होगी वो होगी 1,40,000। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड आंसर, शाबाश। चलो अब एक और जवाब बता दो। कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी फॉर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24, जो इमीडिएटली अगला साल है उसकी सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी भाई? अगले साल की सैलरी बता दो। ये तो प्रीवियस ईयर 22-23 की तुमने बिल्कुल सही निकाली, 1,40,000। अगले साल की बता दो, अगले साल की कितनी टैक्सेबल होगी? प्रीवियस ईयर 23-24 की कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? प्रीवियस ईयर 23-24 अगले साल की कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? अनिरुद्ध नरसिम्हा ने देखो पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखाया है, वेरी गुड। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 14,000, वेरी गुड। अब बता दो अगले साल की 23-24 की कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? हर्षित खत्री, जानवी, राधिका, श्रवणी, प्रत्युष कह रहा है फिर तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ भाई इस साल टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, 1,40,000 पे देना पड़ेगा, ये तो है ही। दित्या कह रही है 1 लाख, ओके, अंकिता कह रही है 1 लाख, वेरी गुड। तो देखो किन किन स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, नाम बता देता हूँ। अनिरुद्ध नरसिम्हा, निशा शाओ, दित्या शेनॉय, अभी बर्थवाल, साक्षी महामुनि,
परफेक्ट। रिया पांडे, तो भाई जो अगले साल की सैलरी होगी ना 23-24 की, वो होगी 1 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि इस साल के 2 महीने की सैलरी तो आपने उस पर पहले टैक्स दे दिया ना। दो बार टैक्स दोगे क्या? एक बार तो इस साल में टैक्स दोगे 20,000 में, एक बार इस साल में टैक्स दोगे, दो बार टैक्स दोगे क्या? नहीं सर। तो जो सैलरी पिछले साल ऑलरेडी टैक्स हो गई है 2 महीने, जो एडवांस वाली सैलरी थी, वो अगले साल टैक्स नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर 23-24 की जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो होगी 1 लाख रुपीज। सही आंसर है 1 लाख रुपीज। सही आंसर है 1 लाख रुपीज, क्योंकि 20,000 तो पहले ही टैक्स हो गया ना, पिछले साल में टैक्स हो गया। बताओ जरा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जरा थम्स अप दो। हर्षित खत्री इतना चालाक है ना, पहले गलत आंसर देगा, फिर से डिलीट करेगा, फिर सही आंसर देगा। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। हाँ तो जरा थम्स अप दो अगर समझ में आया। 23-24 में कितनी सैलरी टैक्स होगी? 1 लाख। मिली कितनी? 1,20,000। टैक्सेबल कितनी होगी? 1 लाख। दो बार नहीं टैक्स कर सकते ना। 20,000 तो पहले टैक्स हो गया, 10,000 तो एडवांस मिला था, वो तो पहले टैक्स हो गया, तो अगले साल थोड़ी टैक्स होगा वो दोबारा। अगले साल की टैक्सेबल सैलरी होगी 1 लाख, पिछले साल की टैक्सेबल सैलरी होगी 1,40,000, क्योंकि एडवांस पहले टैक्स हो जाता है। परफेक्ट, आ गया। आ गया तो तालियां बजाओ, अपने लिए तालियां बजाओ, ठीक है? एक बार अपने लिए क्लैपिंग करो अगर इतना मुश्किल टेक्निकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो। वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे कहता है एरियर्स ऑफ सैलरी फॉर पास्ट ईयर्स। अगर आपके पिछले कुछ सालों के एरियर्स हैं सैलरी के और वो आपको इकट्ठे मिलते हैं, भाई ये होता क्या है पहले ये समझना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है। एम्प्लॉयर कहता है भाई तुम्हारी सैलरी बनती थी 20,000 रुपए, और आप कहते हो नहीं नहीं मेरी सैलरी बनती थी 30,000 रुपए। एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं देता। आप जाते हो कोर्ट, कोर्ट में मुकदमा चलता रहता है, 5 साल चलता है, 6 साल चलता है, और अल्टीमेटली कोर्ट 5 साल बाद एक फरमान सुनाता है कि नहीं आपको सैलरी मिलनी चाहिए थी, और 10,000 रुपए के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो इकट्ठी सैलरी आपको इकट्ठी मिलती है। जब कोर्ट आपको ये ऑर्डर देता है ना, तो आपको पास्ट ईयर्स की एरियर सैलरी इकट्ठी मिलती है। अगले साल में 10 साल बाद आपको एरियर सैलरी इकट्ठी मिलती है। जब इकट्ठी मिलती है ना, वो टैक्सेबल होगी अगेन ऑन रिसीट बेसिस। जब मिली तब टैक्स होगी, जब डिस्प्यूट में थी तब टैक्स नहीं होगी। जिस साल में मिली उस साल में टैक्स होगी, ठीक है? तो जब भी आपको ये सैलरी मिलेगी तब वो टैक्स होगी, उस साल में टैक्स होगी। तब फिर तो टैक्स स्लैब का सिस्टम हैंग हो जाएगा। नहीं नहीं कोई हैंग नहीं होगा, सिस्टम सिस्टम कोई हैंग नहीं होगा, सब सिस्टम हम ठीक रखेंगे, ठीक है? तो अगेन एरियर सैलरी होगी पास्ट ईयर्स की, वो भी रिसीट बेसिस पे ही टैक्स होगी। जब वो मिलेगी तब टैक्स होगी भाई, तो रिसीट बेसिस पे ये इनकम टैक्स होगी। सो एडवांस सैलरी भी रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी, एरियर सैलरी भी रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी। अब हम आ जाते हैं लास्ट सैलरी में। लास्ट सैलरी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। लास्ट सैलरी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। बिल्कुल इन द ईयर ऑफ रिसीट टैक्सेस लेवाइड, क्योंकि वो अक्रूड सैलरी है सर। जब मिली नहीं तब तो अक्रूड थी, लेकिन जब मिल गई तो अक्रूड नहीं रही। वेरी गुड। चलो लास्ट आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी या अक्रूड सैलरी, ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, सैलरी जो होती है वो 31 जनवरी, जनवरी के महीने की जो होती है वो फरवरी 5 तक मिलती है, या फरवरी 7 तक मिलती है, या फरवरी 3 तक मिलती है। जो जनवरी की सैलरी है वो अगले महीने मिलती है, फरवरी में मिलती है ना? तो जो जनवरी की सैलरी है जो फरवरी में मिलती है, वो सैलरी जब फरवरी में मिलती है, जब वो ड्यू होती है, तब वो टैक्सेबल होती है, अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होती। अब सुनो मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं, ड्यू और अक्रूवल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? ध्यान से समझना। अक्रूड एंड ड्यू। ड्यू का मतलब होता है राइट टू रिसीव, अक्रूड का मतलब होता है अर्नड। जरा बड़ा माइन्यूटली फर्क समझना अक्रूड का और ड्यू का, ठीक है? अक्रूड का एक और नाम होता है आउटस्टैंडिंग, अक्रूड का एक और नाम होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है? अब दोनों में जरा डिफरेंस समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो अक्रूड का मतलब है अर्नड, आपने ये चीज कमा ली, इस चीज के आप हकदार बन गए। लेकिन राइट टू रिसीव जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको मिलेगी नहीं वो चीज। मैं आपको बताता हूं कैसे। भाई मैंने जॉब करी, ठीक है? मैंने जब जॉब करी, मैंने किसी के अंडर काम किया, और पूरे जनवरी के महीने मैंने उसके अंडर काम किया, 1 जनवरी से
31 जनवरी मैंने किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम किया और मेरी जो सैलरी थी वो थी 20,000 रुपीज़ पर मंथ। 20,000 रुपीज़ पर मंथ में मैंने काम किया किसी पर्सन के अंडर। अब इनकी पॉलिसी थी भाई कि 5 फरवरी को वो सैलरी रिसीव करवाएंगे मुझको। सैलरी रिसीव कब होगी? 5 फरवरी को। तो भाई 31 जनवरी को ये सैलरी मैंने अर्न कर ली, कमा तो ली, लेकिन क्या मेरे पास इस सैलरी को हासिल करने का राइट आ गया? क्या इस सैलरी को लेने का राइट आ गया? आंसर इज नहीं। 31 जनवरी को अगर मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया ना और मैंने कहा लाओ सर जनवरी की सैलरी मुझे दे दो, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि राइट टू रिसीव कब आएगा? 5 फरवरी को आएगा राइट टू रिसीव। तो अक्रू तो हो गई 31 दिसंबर को, अक्रू तो हो गई, लेकिन भाई ड्यू कब होगी? ड्यू होगी 5 फरवरी को। ड्यू कब होगी? ड्यू होगी 5 फरवरी को। तो अगर ड्यू होगी 5 फरवरी को तो टैक्सेबल भी कब होगी? जब ड्यू होती है फरवरी के महीने में टैक्सेबल होगी, फरवरी में ये वाली इनकम टैक्सेबल होती है। तो सैलरी विच इज द नॉर्मल सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ड्यू का क्या मतलब है? राइट टू रिसीव मिल जाता है भाई, आपको राइट टू रिसीव मिल जाता है, तब वो बन जाती है ड्यू। जब वो अक्रू हो जाती है, अक्रू मतलब आपने अर्न कर ली, कमा लिया, कैश में नहीं मिला, कमाना अलग बात होती है, कमाना मतलब आपने उसे अर्न कर लिया लेकिन कैश में नहीं मिला आपको। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है जब सैलरी कैश में मिल जाती है उस महीने में भाई टैक्स होगी, रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी। जब ड्यू हो जाती है, जब ड्यू हो गई तब टैक्स होगी। ड्यू कब हुई? 5 फरवरी को ड्यू हुई। तो ये था डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू। डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू, दोनों के बीच में डिफरेंस है बहुत बड़ा। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो ये डिफरेंस समझ में आए, वरना कैसे समझ में आएगा ना डिफरेंस। चलो भाई नोट्स निकाल लो जरा, नोट्स निकाल लो, बुक निकाल लो जरा, और एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट का, ड्यू और अक्रूड वाले कॉन्सेप्ट का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, बुक निकाल लो। ठीक है चलो भाई, ये वो सारी बातें जो हमने अभी अभी करी, जो आपको पढ़नी है सारी बातें, ठीक है, इन सबको रीड करना है। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1A। किस इलस्ट्रेशन पे आना है भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 1A। इलस्ट्रेशन नंबर 1A पे आ जाओ। मिस्टर एक ज्वाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ₹10,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स हैं जो एक एम्प्लॉई हैं, उन्होंने कब ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन? उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी ऑन 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। कितने रुपए की सैलरी पे? 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे। इन विच द सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। तो सैलरी ड्यू कब होती है, मतलब राइट टू रिसीव सैलरी का कब रिसीव होता है? 1 तारीख ऑफ द अगला महीना, अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी ड्यू होती है। ठीक है, कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। तो आपका ईयर कौन सा है? आपका ईयर है 22-23 और आपको टैक्सेबल सैलरी निकाल के लानी है 22-23 की। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1A। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अभी करते हैं भाई, अभी करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सारे क्वेश्चंस भाई आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं और इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो स्टडी मैट के क्वेश्चन करने तो भाई मैंडेटरी हैं। ठीक है, इनमें से कई बार एज इट इज पूछा जाता है, तो स्टडी मैट के क्वेश्चन करने मैंडेटरी हैं, उनको आप छोड़ ही नहीं सकते। आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1A, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की टैक्सेबल सैलरी आपको निकाल के लानी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी आपको बतानी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, अच्छा भाई टैक्स के क्वेश्चंस में ना हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे हमेशा हमेशा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना एक टाइम लाइन बनाएंगे, टाइम लाइन, इसे कहते हैं समय रेखा। इसे कहते हैं समय रेखा। हम एक समय रेखा ज़रूर बनाएंगे जहाँ पर हम कब कब क्या क्या हुआ वो सारी बातें
नोट डाउन करेंगे, कब कब क्या क्या हुआ वो सारी बातें नोट डाउन करेंगे। और अपने एग्जाम में भी ना ये समय रेखा बनाने की आदत डाल लेना। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो है फाइनेंशियल ईयर 22-23। जरा बता दो असेसमेंट ईयर कौन सा है। अब आएगा मजा, देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसको ढंग से आते हैं किसको नहीं आते। ठीक है, बता दो जरा असेसमेंट ईयर कौन सा है। ये प्रीवियस ईयर मैंने लिखा है, आपको बताना है असेसमेंट ईयर कौन सा है। 1 दिसंबर 2022। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 दिसंबर 2022। सैलरी for the month of December 22, January 23, February 23, March 23, amount due on taxable in which previous year। वेरी गुड, असेसमेंट ईयर 23-24, वेरी गुड, सुपर्ब, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे सबका सही जवाब भाई, सबका सही जवाब। असेसमेंट ईयर 23-24, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। चलो भाई, दिसंबर 1 दिसंबर को इस पर्सन ने ज्वाइन किया है, सैलरी है 10,000 रुपये महीना। महीने की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो दिसंबर की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ है दिसंबर की सैलरी। ये ड्यू कब हुई? ये ड्यू हुई 1 जनवरी 2023 को। तो ये ड्यू हो गई, तो जिस साल में ड्यू हुई वो साल कौन सा पड़ा? वो साल पड़ा भाई 2022-23। जिस प्रीवियस ईयर में ये टैक्सेबल हुई, ड्यू हुई, वो कौन सा साल पड़ा? 2022-23। चलो, जनवरी की सैलरी कितनी है? जनवरी की सैलरी है 10,000 रुपीज। ये ड्यू कब हुई जनवरी की सैलरी? 1 फरवरी 2023 को ड्यू हुई, अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होती है सैलरी। ठीक है, ड्यू मतलब राइट टू रिसीव मिल जाता है। बता दो जरा किस प्रीवियस ईयर में इसकी टैक्सेबिलिटी निकल आएगी? इसकी टैक्सेबिलिटी निकल के आएगी 2022-23। किस ईयर में टैक्सेबल हो गया? ये टैक्सेबल हो गई 2022-23 में। फरवरी की बताना, फरवरी की सैलरी कितनी है? फरवरी की सैलरी है 10,000 रुपये, और फरवरी की सैलरी जो है वो ड्यू किस दिन हो गई? वो ड्यू हो गई 1 मार्च 2023 को। अच्छा, किसी का अगर आंसर निकल गया हो तो पहले आंसर बता दो, कितनी सैलरी होगी हमारी 2022-23 की? टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी फॉर प्रीवियस ईयर 22-23? प्रीवियस ईयर 22-23 की टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? ज़रा अगर किसी ने कैलकुलेट कर लिया है तो वो, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं आप ही आंसर बता दो, मज़ा आ जाएगा, मज़े ब्रो, मज़े, है ना? ओके, तो फरवरी की सैलरी कब ड्यू हुई? 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 कौन से फाइनेंशियल ईयर में पड़ा भाई? ये भी पड़ा 22-23 में। ठीक है, अब आ गया कैच। मार्च की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। मार्च की सैलरी कब ड्यू हुई?
मार्च की सैलरी ड्यू हुई 1 अप्रैल 2023 को। मार्च की सैलरी कब ड्यू हुई? मार्च की सैलरी ड्यू हुई 1 अप्रैल 2023 को। और 1 अप्रैल 2023 कौन से प्रीवियस ईयर में पढ़ा? सर यहां तो प्रीवियस ईयर चेंज हो गया। यहां कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? यहां प्रीवियस ईयर हो गया 2023-24। वेरी गुड, सही आंसर। अभी बर्थवाल का आंसर गलत है, बस बाकी सबका सही आंसर। प्रत्युष का आंसर भी गलत। ठीक है, तो यहां पर भाई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चेंज हो गया। जो मार्च की सैलरी है वो कब टैक्सेबल होगी? 1 अप्रैल 2023 को टैक्सेबल होगी। और 1 अप्रैल 2023 का आपने जैसे ही डेट लिखा वैसे ही पता लग गया ये कौन सा ईयर है भाई? ये ईयर है 23-24। तो 22-23 में कौन सी सैलरी टैक्सेबल हुई ये जरा बता दो। 22-23 में तो सैलरी टैक्सेबल हुई वो ये वाली सैलरी टैक्सेबल हुई। तो 22-23 सैलरी का टैक्सेबिलिटी का टोटल क्या हुआ? 30,000 रुपीज। आंसर क्या है? आंसर है 30,000 रुपीज। अरे रजिस्टर में कॉपी कर रहे हो या नहीं कॉपी कर रहे? ऐसे सुन रहे हो वर्बली? हाँ, वर्बली सुन रहे हो, रजिस्टर में भी कॉपी कर रहे हो? जो जो रजिस्टर में कॉपी कर रहा है सारे आंसर प्रॉपर्ली फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है? अच्छा, स्केल रखना अपने पास, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन रही हैं। लाइन जो सीधी खींचनी है वो ऐसे 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 लहरा लहरा के बन रही है, ऐसा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चाहिए। स्केल से खींचो। टाइमलाइन जो बनाना है स्केल, छोटा स्केल रखो अपने पास, छोटे स्केल से टाइमलाइन बनाओ, ठीक है? ये जो बनेगा ये सारा स्केल से बनेगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नोट कर रहे हैं? बट प्रेजेंटेशन अच्छी है या प्रेजेंटेशन ऐसी कच्ची पक्की है, बेकार सी गंदी सी है? प्रेजेंटेशन बताओ जरा। परफेक्ट होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, ठीक है? चलो कंक्लूजन लिखो जरा। हेंस कंक्लूजन लिख दो जरा। हेंस द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, hence the taxable salary of Mr. X is computed as rupees. The taxable salary of Mr. X is computed as rupees 30,000. The taxable salary of Mr. X is computed as rupees 30,000. 30,000 rupees Mr. X की taxable salary है। 30,000 रुपीज मिस्टर एक्स की टैक्सेबल सैलरी है। चलो जरा प्रेजेंटेशन का ना फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, मैं देखता हूँ कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, ठीक है? ठीक है सर, बात समझ में आ गई? हाँ जी हाँ, बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बहुत हो गया बच्चों वाले क्वेश्चन, हम कोई फाउंडेशन में थोड़ी है, इंटरमीडिएट में है भाई, और वो भी DTIT जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर एक्स ज्वाइंड ए लिमिटेड फॉर अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। तो मिस्टर एक्स ने ए लिमिटेड ज्वाइन किया था, सैलरी उनकी तब कितनी थी? 5,000 रुपए पर मंथ थी। और कब ज्वाइन किया था? 1 अप्रैल 2018 को ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? 1 अप्रैल 2018 को ज्वाइन किया था। इन द ईयर 2019-20 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वॉज पेंडिंग। 1920 में भाई उनका क्या इंक्रीमेंट होगा पता ही नहीं था, पेंडिंग था डिसीजन 1920 में। ऑन 1 अप्रैल 2020 अगले साल में हिज इंक्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड, उनका इंक्रीमेंट फाइनलाइज्ड हुआ कि उनको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। एज फॉर 2019-20 रुपीज 1,000 पर मंथ, फॉर 2021 1,500 पर मंथ। तो उनका जो इंक्रीमेंट डिसाइड हुआ ना 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड हुआ, और क्या डिसाइड हुआ कि 19-20 जो पिछला वाला साल है उसका इंक्रीमेंट मिलेगा 1,000 रुपए पर मंथ, और जो करंट ईयर है उसका इंक्रीमेंट जो 20-21 है इसका इंक्रीमेंट मिलेगा 1,500 रुपए पर मंथ। तो दो इंक्रीमेंट इनको मिले इकट्ठे। सच एरियर सैलरी रिसीव्ड ऑन 5 अप्रैल 2020। तो जो पिछले साल की एरियर सैलरी थी, जो 19-20 की एरियर सैलरी थी, वो उन्हें कब मिली? 5 अप्रैल 2020। देखो डेट्स में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की जरूर कोशिश करेगा, डेट्स में उलझाने की कोशिश करेगा, वो हो रहा है यहाँ पर। फाइंड द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2021। आपको प्रीवियस ईयर 2021 की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकाल के लानी है। Further, salary of April 2021 has also been received in advance on 15th March 2021. तो आपको 15 मार्च 2021 में सैलरी एडवांस में भी मिली है थोड़ी सी अगले साल की। आपको निकाल के लाना है टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 की टैक्सेबल सैलरी आपको निकाल के लानी है, ठीक है? ठीक है सर, आओ सबसे पहले तो टाइमलाइन बनाओ। टाइमलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमलाइन नहीं बनी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो
टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, आओ बनाते हैं और देखते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2। computation of taxable salary of Mr. X for previous year 2020-21। भाई 2021 की आपको टैक्सेबल सैलरी निकाल के लानी है। ठीक है, और हमने बनाई एक टाइमलाइन। ये है भाई टाइमलाइन, हमारे प्रीवियस ईयर की टाइमलाइन है ये हर क्वेश्चन में बनानी है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी जाएंगी, शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी जाएंगी। फर्स्ट अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ये हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर। अब आओ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इंक्रीमेंट हुआ है 2021 में, 2021 का इंक्रीमेंट 1500, पिछले साल का इंक्रीमेंट 1000। ठीक है, और जो एरियर मिले ना, क्योंकि इंक्रीमेंट विद इफेक्ट कौन सा हुआ, 19-20 से विद इफेक्ट हुआ, 19-20 से विद इफेक्ट हुआ। इंक्रीमेंट स्टैंड वाज पेंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020, हिज इंक्रीमेंट्स वर फाइनलाइज्ड, और जो एरियर मिला वो 5 अप्रैल 2020 को मिला। यहाँ है भाई, एरियर ऑफ पास्ट ईयर रिसीव्ड। ठीक है, और एक और चीज है, एडवांस ऑफ, ये भाई 15 मार्च 2021, एडवांस ऑफ अप्रैल 2021 रिसीव्ड, एडवांस ऑफ अप्रैल 2021 रिसीव्ड। ये बने भाई आपका चार्ट। ठीक है, चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने चार्ट बना लिया, समझ लो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये ना केवल सैलरी में बल्कि कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में, हाउस प्रॉपर्टी में, सारे चैप्टर में मैं लगातार आपसे बनवाऊंगा ये चार्ट, ये लाइन टाइम लाइन। और ये मैं बनवाऊंगा स्केल से। ठीक है, जिस बच्चे ने स्केल से नहीं बनाया और हाथ से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई, फिर उसकी खैर नहीं है भाई। ऐसे हाथ से टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनानी, स्केल यूज करके बनानी है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखो मी, चैट बॉक्स में लिख दो मी। जो स्टूडेंट्स प्रॉपर टाइमलाइन बना रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख दो मी। हाँ, एग्जाम में भी तो बनाना है, बना सकते हैं का क्या मतलब होता है, ऑफ कोर्स बनाना है एग्जाम में, स्ट्रेट लाइन ही बनाना है एग्जाम में। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरमीडिएट। भाई आपका जो फाउंडेशन था वो तो एमसीक्यू टाइप था, है ना, वो उसमें कुछ लिखना तो था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो लिखना है। मी 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 मी, वेरी गुड, सुपर। विवेक शाह, तुमने नहीं लिखा मी, और खत्री जी ने नहीं लिखा मी। चलो अब आ जाओ, हम लोग सैलरी कंप्यूट करते हैं। इस पर्सन की सैलरी क्या होनी चाहिए फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। सो ये आ गया भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम
सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 देख लेते हैं। जो हमारी सैलरी है प्रीवियस ईयर 2021 की वो देख लेते हैं, ठीक है। हमारा जो अपना ईयर है ना, अपना ईयर, हमारा जो अपना एरियर सैलरी नहीं देख रहे अभी एरियर सैलरी नहीं देख रहे। अभी जिस ईयर में हम हैं उस ईयर की अपनी सैलरी देख रहे हैं। हमारा ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक। अपने ईयर की सैलरी कितनी है वो देख रहे हैं। सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2021, इसकी सैलरी कितनी है भाई? देखो ओरिजिनल सैलरी थी 5000 प्लस 1000 का इंक्रीमेंट मिला। 19-20 साल से 1000 का इंक्रीमेंट मिला। उसके बाद 20-21 साल का इंक्रीमेंट हो गया 1500। टोटल मिलके इंक्रीमेंट हो गया 2500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है 5000 की इनकम पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12। देखो जरा कैलकुलेशन समझ में आई? बताओ जरा कैलकुलेशन समझ में आई? वर्किंग नोट का पार्ट होगा बिल्कुल, ये जो लाइन होगा ना ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा, जो लाइन बनेगी बिल्कुल। बताओ जरा कैलकुलेशन समझ में आई? 5000 प्लस 1000 प्लस 1500, ये किस ईयर की सैलरी है? ये 20-21 की सैलरी है भाई। देखो समझा दूं मैं, 2018 में 18-19 में ज्वाइन किया था, तब 5000 की सैलरी, ये लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। 2018-19 में ज्वाइन किया, 5000 की सैलरी थी। 2019-20 में 1000 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, 6000 की सैलरी हो गई 19-20 में, ठीक है। 20-21 में 2021 में 1500 का फर्दर इंक्रीमेंट हो गया। अब कितनी सैलरी होगी? 7500 पर मंथ सैलरी होगी। इस पूरे साल में जो सैलरी मिलेगी वो कितनी सैलरी मिलेगी? 7500 पर मंथ। 5000 प्लस 1000 प्लस 1500, 7500 पर मंथ, ठीक है। 5018-19 की सैलरी, 19-20 की सैलरी 1000 से बढ़ी, 20-21 की सैलरी फर्दर 1500 से बढ़ी, तो टोटल सैलरी जो 20-21 की होगी वो होगी 7500 रुपए। सर एरियर्स भी तो मिला है, हाँ मिला है, उसका अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसका अलग से कैलकुलेट करेंगे। अभी तुम सैलरी लिखो प्रीवियस ईयर 2021। बात समझ में आई तो जरा थम्स अप डालो, ठीक है। अब आओ आगे लिखते हैं। एरियर सैलरी ऑफ, एरियर सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में इंक्रीमेंट एप्लीकेबल था, लेकिन उस साल में सैलरी नहीं मिली। किस साल में मिली? 5 अप्रैल 2020 को मिली। तो एरियर सैलरी हमेशा किस बेसिस पे टैक्स होती है? रिसीट बेसिस पे हमेशा टैक्स होती है। जब मिलती है तब उसे टैक्स किया जाता है, ठीक है। एरियर सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 19-20, भाई कितने का एरियर मिला? 1000 रुपए का इंक्रीमेंट जो था वो कितने का था? 1000 रुपए का था। और 12 महीने का इंक्रीमेंट, भाई एरियर सैलरी कितनी मिली 19-20 की? एरियर सैलरी मिली 12,000 रुपए, ये हुआ 90,000 रुपए, ठीक है। एरियर सैलरी कितनी हो गई? 12,000 रुपए। 1000 का एरियर था ना, 1000 का 19-20 का एरियर था, जो मिला कब? 20-21 में मिला। जो 5000 था वो तो 19-20 में मिल गया, 5000 जो ओरिजिनल सैलरी थी वो तो 19-20 में ही मिल गई, 19-20 में टैक्स भी हो गई। जो 1000 की बची हुई सैलरी थी वो कब मिली? वो 20-21 में मिली। तो 20-21 में 1000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 रुपए टैक्स हुआ, ठीक है। 12,000 एरियर सैलरी, वेरी गुड। चलो अब कुछ एडवांस भी मिला क्या? हाँ सर एडवांस भी मिला। एडवांस सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, किस प्रीवियस ईयर की एडवांस सैलरी मिल गई? 2021-22, 2021-22 की एडवांस सैलरी मिल गई। 2021-22 की एडवांस सैलरी मिल गई, मतलब अप्रैल 2021 की एडवांस सैलरी मिल गई। टोटल कितना हो गया? 7500। एडवांस सैलरी कितनी है? 7500, ठीक है। इन दोनों के आगे बॉक्स लगा के लिख दो टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई तो जरा थम्स अप दे दो।
और नहीं समझ में आए कोई डाउट है तो पूछो। 90,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 ये आ गया 1,09,500 1,09,500। टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? देखो प्रेजेंटेशन ना बिल्कुल इसी तरह लिखना। मैं ना प्रेजेंटेशन पे बहुत टाइम लगाता हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन की ना वैल्यू पता है। मैंने जो तीनों एग्जाम दिए ना, तीनों एग्जाम में मुझे प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू लगी, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता हूँ। टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21, टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21। आपकी प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? 1,09,500। देखो मैंने 3 प्रोफेशनल एग्जाम दिए ना, तीनों में मुझे ये बात रियलाइज हुई कि जो प्रेजेंटेशन है उससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, और जो प्रेजेंटेशन है वो जो भी ढंग से करता है उसको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। कोई और पर्सन है जो प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर रहा, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जिसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करी है, तो जिसने प्रेजेंटेशन अच्छे से करी है उसे हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू वो पर्सन जिसने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करी। प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी वेरी 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 गुड। सर पेपर छूट जाता है मेरा तो ऐसे प्रेजेंटेशन करने में। देखो प्रैक्टिस करोगे तो नहीं छूटेगा, प्रैक्टिस करो। तभी मैं क्लास में कह रहा हूँ स्केल यूज करो। अगर तुम क्लास में ही स्केल यूज करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो इतनी जल्दी हाथ चलेगा कि जो हाथ से ऐसे ड्रॉ करते हो उससे जल्दी स्केल से चलेगा, बहुत फटाफट फटाफट चलेगा। इतनी तेज चलेगा कि कागज पे आग लगा दोगे तुम, आग आग लग जाएगी, इतनी तेज से तुम्हारा हाथ चलेगा। कोई पेपर नहीं छूटेगा अगर प्रेजेंटेशन ढंग से, तो कोई पेपर नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन क्लास में इसी तरह लिखो जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ, अपने रजिस्टर में इसी तरह भरो जिस तरह मैं भर रहा हूँ, गारंटी देता हूँ एक भी नंबर का छूट गया तो बात है। लेकिन प्रैक्टिस जो शुरू होगी वो क्लास से शुरू होगी, क्लास क्लास से प्रैक्टिस शुरू होगी भाई। और ना केवल डीटी में बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्टिंग में, सब जगह प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर जगह लाइंस जो ड्रॉ करनी है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट जो लिखना है बड़ा प्रॉपर लिखना है, बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। कंक्लूजन जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर के बाद। लिखो यहाँ पर कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख दो भाई। हेंस द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, hence the taxable salary of Mr. X is computed as rupees hence the taxable salary of Mr. X, hence the taxable salary of Mr. X is computed as rupees 1,09,000, hence the taxable salary of Mr. X is computed as rupees, taxable salary Mr. X की कैसे compute होगी भाई? 1,09,000। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 1A हमने दोनों सॉल्व किया। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस ऑफ चार्ज। चलो आज की क्लास का लास्ट एक और कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट एक और करते हैं भाई, ठीक है। सैलरी के ये हैं टाइप्स, सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये हैं कुछ सैलरी के टाइप्स। और इसमें मैं स्पेसिफिकली डील करना चाहता हूँ भाई इस टाइप की सैलरी का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इस सैलरी की कन्फ्यूजन होती है, सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। इस पर तो डील करेंगे करेंगे, मैं कुछ और चीज़ें फटाफट टच करता हूँ, ठीक है, फिर सीधा इस पर आ जाएंगे। एक होती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मींस इट इज द सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज एज सैलरी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो तो भाई सैलरी होती है, दैट इज द बेसिक सैलरी। अब ना सैलरी को कंप्यूट करने का ये एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं पे स्केल बेसिस। सैलरी को कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं पे स्केल बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग सैलरी। ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। अब देखो क्या होती है, इट इज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन। जो इंक्रीमेंट स्केल होता है ना, कितना कितना इंक्रीमेंट होगा किसी की सैलरी में फ्यूचर में, वो पहले से ही भाई पता होता है। तो जैसे वो पता होता है, इज प्री नोन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पहले से ही पता होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सैलरी इज गिवन एज 5,000, 1,000, 8,000, 12,000, 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000. The above data indicates the increment schedule
As per this schedule, initial payment is 5,000 per month, which will increase by 1,000 every year until salary reaches to 8,000. Once salary reaches to 8,000, then increment will be 2,000 every year until salary reaches the scale of 12,000. Accordingly, the salary is calculated. सर कुछ समझ नहीं आया, आओ ये सेम एग्जाम्पल हम लोग अपने पास लेते हैं, ठीक है। 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000। हेडिंग डालना जरा, पे स्केल, पे स्केल, हेडिंग डालना जरा, पे स्केल, लिखना जरा एग्जाम्पल। Mr. Alok joined a PSU at a pay scale of 5,000 dash 1,000 dash 8,000 dash 12,000. Compute his salary. For 5 years. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन में ही कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब तुम कंसेप्ट पे वापस जाओगे ना तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट समझो, सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब पे स्केल में सैलरी दी हुई होती है। सो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ salary of Alok for 5 years, ठीक है। ईयर 1 पे जो आलोक की सैलरी है वो है 5,000 पर मंथ। तो देखो पे स्केल क्या दिया हुआ है, पे स्केल दिया हुआ है, पे स्केल क्या दिया हुआ है देखना जरा, पे स्केल दिया हुआ है 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000, ये दिया हुआ है पे स्केल। इससे आपको निकाल के लानी है सैलरी क्या होगी मिस्टर आलोक की फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। 5 इयर्स में मिस्टर आलोक की सैलरी क्या होगी वो आपको निकाल के लानी है, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। आपको जो 5 साल की सैलरी है वो निकाल के लानी है। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, पे स्केल से सैलरी निकालते कैसे हैं देखना जरा। तो देखो पहले साल की सैलरी है 5,000 रुपए, ठीक है। इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 1,000 रुपए। पहले साल जो इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 1,000 रुपए। हर महीने की सैलरी में आपका 1,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो ईयर 2 की सैलरी आपकी रहेगी वो रहेगी 6,000 रुपए पर मंथ। ईयर 2 की जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 6,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। ईयर 3 की सैलरी कितनी रहेगी, अगेन 1,000 रुपए इंक्रीज होगा पर मंथ, तो 7,000 रुपीज पर मंथ। ईयर 3 की सैलरी कितनी होगी आपकी, ईयर 3 की सैलरी होगी 7,000 रुपए पर मंथ। अच्छा ईयर 4 की आपकी सैलरी कितनी होगी, अगेन आप 1,000 रुपए और बढ़ा दोगे तो ईयर 4 की सैलरी होगी 8,000 रुपए पर मंथ। आपको हर साल ना 1,000 1,000 1,000 1,000 बढ़ाते चले जाना है, ये इंक्रीमेंट शो करता है। 5,000 डैश 1,000, ये जो 1,000 है ये इंक्रीमेंट शो करता है, ठीक है। तो आपने किया 5,000, अगले साल 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000, आपकी ऐसे सैलरी इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ जी सर ठीक है, ठीक है।
अब सुनना क्या, जैसे ही सैलरी 8,000 पहुंच गई, जैसे ही सैलरी 8,000 पहुंच गई, रुक जाओ, अब अगले साल से जो इंक्रीमेंट होगा वो 1,000 नहीं, वो होगा 2,000 के रेट पे। अब अगले साल जो इंक्रीमेंट होगा वो 1,000 नहीं, वो होगा 2,000 के रेट पे। तो जरा बता दो, 8,000 के बाद जो ईयर पड़ेगा, ईयर 5, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 2,000 के रेट पे। तो ईयर 5 की सैलरी कितनी है? ईयर 5 की सैलरी कितनी है? ईयर 5 की सैलरी है 10,000 रुपए। अरे बता दो, ईयर 5 की सैलरी कितनी है? ईयर 5 की सैलरी है 10,000। बताओ बात समझ में आई क्या? लिख दो चैट बॉक्स में अगर बात समझ में आई। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन सपोज अगर पूछा हुआ होता कि भाई ईयर 6 की भी बता दो, ईयर 7 की भी बता दो, ईयर 8 की भी बताओ, सपोज क्वेश्चन में पूछा होता, तो ईयर 6 में सैलरी कितनी हो जाएगी? ईयर 6 में हो जाएगी 12,000 रुपए पर मंथ। 2,000 का 8,000 के बाद 2,000 की बढ़ोतरी होगी, ऐसा लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ईयर 6 में कितनी होगी? 12,000। अच्छा, अब एक बार अगर 12,000 पहुंच गई तो 12,000 के ऊपर तो कोई इंक्रीमेंट ही नहीं लिखा है ना, 12,000 पे तो बात खत्म हो गई। देखो 12,000 के ऊपर तो कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है, 12,000 तो अल्टीमेट है, 12,000 के ऊपर कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर भाई ईयर 7 में जो सैलरी होगी वो होगी 12,000 पर मंथ। ईयर 8 में भी जो सैलरी होगी वो होगी 12,000 पर मंथ, क्योंकि अब कोई इंक्रीमेंट लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब हमेशा हमेशा के लिए सैलरी कितनी होगी? 12,000 रुपए पर मंथ। ये सैलरी सिर्फ एक कंडीशन पे बढ़ सकती है, वो है जब आपका स्केल बढ़ेगा। अब सैलरी तब बढ़ेगी जब आपका स्केल बढ़ेगा, मतलब जब आपका प्रमोशन होगा तब सैलरी बढ़ेगी। गवर्नमेंट महकमों में ये तरीका होता है सैलरी को निकालने का। गवर्नमेंट में समय के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहती है आपकी। ठीक है, जो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी ना, समय के हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी। तो ईयर 7 में सैलरी 12,000, ईयर 8 में सैलरी 12,000, इसके बाद सैलरी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। बताओ जरा बात समझ में आई क्या? बताओ जरा बात समझ में। अच्छा, क्वेश्चन में भी ना 8 ईयर्स ही कर लो, चलो क्वेश्चन में भी 8 ईयर्स ही कर लो। कंप्यूट द सैलरी फॉर 8 ईयर्स, 8 साल की आपको सैलरी निकाल। बताओ जरा, ये पे स्केल का मेथड समझ में आ गया क्या? सैलरी निकालने का पे स्केल का क्या मेथड होता है? व्हाट डू मीन बाय पे स्केल ऑफ कैलकुलेटिंग द सैलरी? जरा थम्स अप दे दो। देखो तुम लाइक नहीं कर रहे यार, ये बहुत गलत बात है, लाइक तो करो ना स्ट्रीम को। थम्स अप दे दो। पे स्केल का मतलब समझ में। वैसे तो देखो क्वेश्चन में ना इतना कॉम्प्लेक्स मेथड आता नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली बोलेंगे 10,000 रुपये महीने की सैलरी है बस, इंक्रीमेंट इतना इतना का डायरेक्टली बोलेंगे। लेकिन फिर भी ये पे स्केल का जो ये मेथड होता है ना, हो सकता है कोई एग्जामिनर ऐसा है, बिल्कुल खप्ती सा एग्जामिनर आए, पे स्केल के बेसिस पे सैलरी कैलकुलेट करने को दे दे, तो आपको ये आना चाहिए मेथड क्या होता है, बस आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो 1 साल के बाद वो 12,000 रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि 12,000 के बाद कोई इंक्रीमेंट पॉइंट लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब और कौन कौन से भाई सैलरी के पोर्शन होते हैं? एक होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, तो जो इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में, उसको मीट करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। इसे डियरनेस पे भी कहते हैं, डियरनेस अलाउंस भी कहते हैं। इन्फ्लेशन का बर्डन मीट करने के लिए इसको दिया जाता है ओवर एंड अबव सैलरी। ठीक है, इसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। फिर कुछ फीस भी हो सकती है, कोई जॉब आप कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसमें कुछ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन कमाने का आपको मौका मिलता है, फीस भी आपको मिल सकती है, वो भी सैलरी में आएगी और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत होगी। फिर आपको कुछ कमीशन भी मिल सकता है। जो सेलिंग वाले वो होते हैं ना, सेल्स एजेंट्स जो होते हैं, जो सेलिंग करते हैं, उनको भी कमीशन मिलती है, तो आपको कुछ कमीशन भी मिल सकती है, वो भी सैलरी की तरह टैक्स होगी आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर कमीशन मिल रही है तो। ठीक है, फिर आपको बोनस भी मिल सकता है। बोनस होता है इंसेंटिव, किसी भी तरह का आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, बोनस भी आपको मिल सकता है। अच्छा, बोनस में खास बात होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस, एक होता है वॉलंटरी बोनस। कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस होता है वो वाला बोनस जो ऑफर लेटर में लिखा होता है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑफर लेटर में या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा होता है कि ये वाला बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये जो बोनस होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस इज टैक्सेबल एज बोनस, whereas वॉलंटरी बोनस, एक होता है वॉलंटरी बोनस। वॉलंटरी बोनस होता है जो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस आपको मिलता है। ठीक है, वॉलंटरी बोनस किस बेसिस पे मिलता है? परफॉर्मेंस के बेसिस मिलता है वॉलंटरी बोनस। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो तो अक्रूवल बेसिस, ड्यू बेसिस पे टैक्स हो जाता है, जब भी वो ड्यू हुआ तब टैक्स हो गया जो कॉन्ट्रैक्चुअल है। और जो वॉलंटरी है वो हमें पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है। वॉलंटरी जो है वो हमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई?
बात समझ में आई तो लिख दो थम्स अप। छोटी छोटी बातें हैं कुछ जो हमें याद रखनी है अपने सैलरी के चैप्टर में। ग्रेड पे क्या होता है सर? लो जी लो, पूरी कथा खत्म हो गई, पूरी रामायण खत्म हो गई। श्रवणी पूछ रही है राम जी कौन थे? अरे ग्रेड पे ये वही तो होता है जो अभी अभी मैंने जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया बोर्ड पे। ग्रेड पे वही तो होता है जिसका भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया श्रवणी जी। बिल्कुल मेघा ने सही बोला। डीएनएस अलाउंस जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होने की वजह से जो अलाउंस मिलता है। वेरी गुड। अरे टोटल नहीं करने की जरूरत, टैक्सेबल सैलरी ऑफ 8 इयर्स का टोटल करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग 8 साल की अलग अलग सैलरी निकाल के बता दो बस। क्या है? इज डीएनएस अलाउंस मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी? नो, डीएनएस अलाउंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी का अपनी मन मर्जी के मालिक होती है, कुछ भी दे कुछ भी ना दे, प्राइवेट कंपनी अपनी मन मर्जी की मालकिन होती है। ठीक है, ओके गाइस, तो आज हमने अपने सैलरी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर किया है भाई। अपने बेसिक चार्ट पे आ जाता हूँ। तो देखो भाई, सैलरी के जो पहले दो पोर्शन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। कौन से पहले दो पोर्शन? सैलरी चैप्टर के पहले दो पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं। कौन से दो पोर्शन हमने भाई कवर करे हैं? हमने सैलरी चैप्टर के ये दो पोर्शन कवर कर लिए हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और सैलरी की डेफिनेशन, ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, बुक आपके पास ऑलरेडी है, आप उन नोट्स में से इन दोनों का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है अच्छे से पढ़ो, उन्हें रिवाइज करो, पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, ये चार्ट्स अपने रजिस्टर में बनाओ और कल की क्लास में वापस मौजूद हो जाओ, क्योंकि कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अलाउंसेस। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अलाउंसेस, जो सैलरी में टैक्स होता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना भाई, वो अलाउंसेस में से ही आता है। उठा के देख लो अपने पिछले अटेम्प्ट का पेपर, क्वेश्चन के अंदर अलाउंसेस में, क्वेश्चन एग्जाम में अलाउंसेस में से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कल आप एक भी मिनट एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते। और कल आपको जो बेसिक मैंने आज पढ़ा है ये रिवाइज होने की ज़रूरत है। आपको रिवीजन अच्छी तरह करना है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से आने चाहिए, तभी मैं अलाउंसेस पे आपकी बहुत अच्छे से पकड़ बना पाऊंगा। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन करेंगे और कल हम मिलते हैं अपने सैलरी के चैप्टर के साथ फॉर द अलाउंसेस पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाउंसेस, व्हाट आर अलाउंसेस और उनकी टैक्सेबिलिटी कैसी होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज।